हाय गाइस, जेंगो में हम लोग क्वेरी सेट एपीआई देखने वाले हैं और जानेंगे कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या सीखने को मिलेगा। क्वेरी सेट एपीआई बहुत बड़ा एपीआई है जिसमें आप डेटाबेस से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। लगभग जितनी भी क्वेरी रिलेटेड वर्क होती है सारे के सारे काम आप क्वेरी सेट एपीआई पढ़ेंगे तो आप उसका आसानी से कर पाएंगे। इस एपीआई से हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, प्लस इसमें नुकसान भी है। नुकसान क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, एकदम अंत में, जब पूरा एपीआई हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद। फिलहाल के लिए समझिए कि क्वेरी सेट क्या होता है। अ क्वेरी सेट कैन बी डिफाइंड एज अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स वी हैव क्रिएटेड यूजिंग द जेंगो मॉडल। तो जेंगो मॉडल का यूज़ करके जो भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट्स कंटेन करता है उसको हम लोग क्वेरी सेट कहते हैं। क्वेरी सेट्स अलाउ यू टू रीड द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, फिल्टर इट और ऑर्डर इट। तो क्वेरी सेट आपको क्या अलाउ करता है? क्वेरी सेट आपको अलाउ करता है कि क्वेरी सेट में जो डेटा है उस डेटा को आप रीड करें, उसको मॉडिफाई करें, उसको अपडेट करें, उसको फ़िल्टर करें, उसको ऑर्डर करें, उसको अलग अलग तरीके से। अब जैसे डेटाबेस में अगर आपने डेटाबेस पढ़ा होगा इन द सेंस माइस्क्यूएल पढ़ा होगा, एसक्यूएल पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि डेटाबेस में हम लोग वेरियस वर्क करते हैं, लाइक वेयर क्लॉज लगाते हैं, लाइक लगाते हैं, और एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ये सारे काम हम लोग डेटाबेस में करते हैं एसक्यूएल का यूज़ करके। बट वही सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप यूज़ करेंगे क्वेरी सेट एपीआई। तो आपको रॉ एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो इसी वजह से हमें क्वेरी सेट एपीआई पढ़ना पड़ रहा है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट में, अपने एप्लीकेशन में एडवांस लेवल के डेटाबेस क्वेरीज लिख सकें और उनको अचीव कर सकें। इसमें हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ता है, एक प्रॉपर्टी है, वो हमारे लिए सिर्फ यूज़फुल है, मतलब एज ए डेवलपर हमारे लिए यूज़फुल है। इसको प्रोडक्शन में नहीं रखते हैं लेकिन हम लोग डेवलपर के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि है क्वेरी प्रॉपर्टी। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू गेट एसक्यूएल क्वेरीज ऑफ क्वेरी सेट। तो क्वेरी सेट का क्वेरी अगर आपको पता लगाना है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका यूज़ करके आप एसक्यूएल के क्वेरीज को देख सकते हैं। वो हम लोग टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट में देखेंगे, बहुत ही ईजी सा है। आपको इसका सिंटेक्स देख लीजिए। फिलहाल के लिए क्वेरी सेट लिखना है, जो भी क्वेरी सेट आपका रिटर्न होगा, आप जो कोड लिखते हैं उससे वह लिखना है यहाँ पर, देन डॉट देकर क्वेरी लिखना है, इसको प्रिंट कर देना है प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके, बस। तो यहाँ पर से हमें लेना क्या है? यहाँ पर से हमें ये लेना है कि क्वेरी सेट क्या होता है और क्वेरी प्रॉपर्टी को लेना है। दो चीज़ें यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद अब हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट में आ गए, जिनमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है और कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें नई हम लोग देखेंगे। कुछ नहीं, कुछ चीज़ें हमने देखी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें नई हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो क्वेरी सेट एपीआई में पहला हमारा टॉपिक है जो कि है मेथड्स दैट रिटर्न्स न्यू क्वेरी सेट्स। तो ऐसे मेथड्स जो कि नए क्वेरी सेट्स हमें रिटर्न करके देते हैं, जैसे कि रिट्रीविंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल मेथड। तो ऑल मेथड हमने पहले भी देखा हुआ है। हम लोग किसी मॉडल में क्वेरी सेट हम लोग किसी मॉडल में ऑल मेथड लगाकर उस मॉडल में, यानी कि उस टेबल में जो भी डेटा होता है उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में, देन उसको हम लोग एग्जीक्यूट करवाकर उसका जो डेटा होता है उसको फ्रंट एंड में दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई, मगर फिर भी देखेंगे दोबारा से। सो ऑल मेथड क्या करता है? दिस मेथड इज़ यूज टू रिट्रीव ऑल ऑब्जेक्ट्स, दिस रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ करंट क्वेरी सेट। इसका यूज़ करने के लिए मैंने एग्जांपल लिख दिया है। स्टूडेंट नाम का समझ लीजिए कि मेरा कोई मॉडल है मतलब एक टेबल है, टेबल में डेटा रखा होगा, उस डेटा को मुझे अगर रिट्रीव करना है, मतलब दिस मेथड इज़ यूज टू रिट्रीव ऑल ऑब्जेक्ट्स। एक रॉ, टेबल का एक रॉ एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि टेबल का एक रॉ एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा रॉ दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा रॉ तीसरा ऑब्जेक्ट, एंड सो ऑन। तो हर एक ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि ऑल ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव करता है कौन? ऑल मेथड। यहाँ पर स्टूडेंट हमारा टेबल हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखना है एज इट इज़, देन डॉट देकर आपको ऑल मेथड लगाना है। तो स्टूडेंट टेबल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सारे के सारे रिट्रीव हो जाएंगे, फिर आप इनको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं ये काम बताना मेरा काम है। तो सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहला काम है प्रोजेक्ट सेटअप करना। तो जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट GS96 में हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने 95 देखा हुआ है, अभी 96 की बारी है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं GS96 में हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे और इस एप्लीकेशन का नाम रख देते हैं हम लोग स्कूल। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, सॉरी इसके अंदर हमें पहले जाना है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, बट मैंने स्कूल रखा हुआ है। तो ये नाम हमने रखा है। एप्लीकेशन तो हमारा क्रिएट हो गया है, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा सेटिंग्स.py फाइल में जाकर। तो यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल्ड ऐप्स में बस आकर यहाँ पर लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया स्कूल और इसको कॉमा देकर इस तरीके से लिखना है।
तो ये हमारा हो गया इंस्टॉल। अब चूँकि हमने टेबल में काम करना है तो हमें मॉडल बनाना पड़ेगा, तो इसको करते हैं फ़िलहाल के लिए नीचे और मॉडल बनाते हैं। सबसे पहला काम मॉडल बनाना है, क्योंकि मॉडल से हमारा जनरेट होगा एसक्यूएल क्वेरी जिसको एग्जीक्यूट करके हम लोग अपने डेटाबेस में एक टेबल बनाएंगे। उसके बाद उसमें डेटा रखना है और बाकी के काम करने हैं वो आगे देखेंगे। बट पहला जो हमारा काम है वह यह है कि एक मॉडल बनाना है जिससे हमारे डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो। मॉडल क्लास बनाना है हमें, तो क्लास लिखिए और मॉडल इस क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने स्कूल बनाया हुआ है तो स्कूल में क्या होता है स्टूडेंट होता है, इसलिए मैंने वह सोच कर यहाँ पर लिखा हुआ है। देन ये सब कुछ हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि कैसे मॉडल क्लास आप बनाते हैं, मॉडल क्लास बनाने से क्या होता है, कौन कौन से कमांड यहाँ रन करने पड़ते हैं हमें इसको एसक्यूएल में कन्वर्ट करने के लिए, फिर एसक्यूएल को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। सो इसमें पहला फील्ड हमारा है नेम इक्वल हमने लिखा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और इसमें हम लोग मैक्स लेंथ दे देंगे 70 का। सिमिलरली एक हम लोग रोल के लिए क्रिएट करते हैं, रोल मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड ये हमारा होगा, और इसमें हम लोग दे देंगे इस इंटीजर के रोल हर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है तो मैंने इसको यूनिक बनाना है, यूनिक ट्रू मैंने लिख दिया। और ये रोल नंबर है, बिना रोल नंबर का किसी का एडमिशन नहीं होगा, कोई स्टूडेंट बिना रोल नंबर का नहीं रह सकता है, तो इसके लिए हम लोग इसको नल फॉल्स कर देंगे, यानी कि ये नल नहीं हो सकता। देन इसी तरीके से सिटी एक बना लेते हैं। चलिए मैं इसको कॉपी कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो नेम हमारा फील्ड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर बस मुझे पेस्ट कर देना है और यहाँ से मुझे ये चेंज कर देना, ये नेम ना होकर ये हो जाएगा हमारा सिटी। देन मॉडल से रहेगा कैर फील्ड रहेगा, मैक्स लेंथ इसका 70 ही रहने देते हैं। सिमिलरली मैं कॉपी कर लेता हूँ इस रोल को और इसके नीचे एक फील्ड बना रहा हूँ मैं, जिसमें हमें ये यूनिक नहीं चाहिए और नल फॉल्स ये भी नहीं चाहिए। इसका नाम हम लोग रखेंगे मार्क्स, तो कितना बच्चे का मार्क्स है वह हम लोग इसमें लिखेंगे, और इसका भी मैंने इंटीजर फील्ड लिखा हुआ है। सिमिलरली हमें पासिंग डेट लिखना है, यानी कि ये जो समझ लीजिए कि ये स्टूडेंट का रिजल्ट है जिसमें उसका नाम, रोल नंबर, उसकी सिटी और इसका मार्क्स, टोटल मार्क्स और कब पास हुआ उसका डेट हमें मेंशन करके रखना है अपने डेटाबेस में। तो मैंने पास डेट लिखा, पासिंग डेट, या फिर जो है वो कन्वीनियंट लगे वह नाम आप रख सकते हैं। मैंने मॉडल्स डॉट यहाँ पर डेट फील्ड यूज़ किया हुआ है क्योंकि इसमें डेट रखा जाएगा इसी वजह से। तो ये हमारा बन गया जी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से हमें जनरेट करवाना है क्या, मॉडल क्लास से हमारा जनरेट होगा एसक्यूएल का क्वेरी स्टेटमेंट। कैसे जनरेट होगा, जब हम लोग मेक माइग्रेशन कमांड रन करेंगे तब, तो वह करना है। उसके बाद उस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग माइग्रेट कमांड रन करते हैं। तो ये दो काम करेंगे जिससे कि हमारा ये जो क्लास है एक टेबल में कन्वर्ट हो सके। उससे पहले ये मुझे देखना है अपने एडमिन पैनल में, यानी कि हमारा जो बिल्ट इन एडमिन एप्लीकेशन दिया जाता है उसमें। तो उसके लिए हमें यहाँ पर admins.py में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, कुछ कोड यानी कि रजिस्टर करना पड़ेगा अपने मॉडल को मॉडल एडमिन क्लास बनाकर। तो पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम मॉडल्स, इंपोर्ट क्या करना है, स्टूडेंट नाम का जो हमारा मॉडल है उसको इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद रजिस्टर करना है कौन से क्लास को, क्लास स्टूडेंट एडमिन। हमने आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए है और ये एडमिन क्लास बना रहे हैं इसलिए स्टूडेंट एडमिन हमने नाम रखा हुआ है। देन ये इनहेरिट होता है एडमिन डॉट मॉडल एडमिन क्लास से। देन यहाँ पर सिंपली हमें लिस्ट डिस्प्ले करना है और कौन कौन सा फील्ड आप देखना चाहते हैं अपने एडमिन एप्लीकेशन में उन्हें आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो मुझे आईडी देखना है, नेम देखना है और मुझे देखना है रोल। मुझे सारे फील्ड्स एक्चुअली में देखने हैं, बट मैं यहाँ फिर भी नाम मेंशन कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये कंफ्यूज ना करे। यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख दिया और हमारा फाइनली लास्ट वन विच इज़ पास डेट। अभी सिर्फ हमने ये क्लास बनाया हुआ है, क्लास बनाने से काम नहीं होता है, इसे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए हम लोग डेकोरेटर का यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग 8 सिंबल देने के बाद एडमिन डॉट रजिस्टर और बिटवीन पैरेंथेसिस उस मॉडल का नाम लिखते हैं जिस मॉडल को हमें रजिस्टर करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा रजिस्टर हो गया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और भी मॉडल बनाएंगे, यानी कि और भी हमें टेबल की आवश्यकता पड़ेगी तो और भी हमें मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें यहाँ पर उसे रजिस्टर भी करना पड़ेगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारा काम इतने से जब तक चलेगा तब तक हम लोग चलाएंगे। तो लगभग मेरा काम हो गया, मैंने मॉडल बना लिया है, इसको हमने रजिस्टर भी कर लिया ताकि हमारे एडमिन एप्लीकेशन में हमें दिखाई दे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एसक्यूएल क्वेरी में, देन हमें आगे इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस।
ये कमांड रन कीजिए, यहाँ से आपका टेबल क्रिएट होगा। देखिए एग्जीक्यूट हो गया हमारा क्रिएट मॉडल स्टूडेंट, हमारा मॉडल स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है। अब इसे हमें एग्जीक्यूट करवाना है। देखिए इससे क्या होता है, इससे हमारा जो एसक्यूएल का क्वेरी यानी कि इस मॉडल के लिए जो एसक्यूएल क्वेरी है वह हमारा जनरेट हो जाता है। अब उस एसक्यूएल क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करवाना है ताकि हमारा टेबल बने हमारे डेटाबेस में। तो यहाँ पर हमें रन करना होता है मेक माइग्रेशन के बाद माइग्रेट। अब माइग्रेट बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन टेबल्स हैं, मॉडल्स हैं जो कि मेक माइग्रेशन करके रखे गए हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, सेशंस रिलेटेड और भी बहुत सारे हैं। तो वो सारे भी यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूट होंगे और हमें इतना सारा देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा जो अपना है वह है ये सेकेंड लास्ट जो आप देख पा रहे हैं, school.0001_initial ... और ये फाइल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मेक माइग्रेशन में यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग रन सर्वर करने से पहले एक क्रिएट कर लेते हैं एडमिन, हमारे एडमिन एप्लीकेशन में लॉगिन होने के लिए, जिसके लिए हमें रन करना पड़ता है python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। तो हमें एक सुपर यूज़र बनाना है ताकि हम लॉगिन कर सकें। तो इसका मैं यूज़र नेम एडमिन रख रहा हूँ, ईमेल कुछ भी नहीं, पासवर्ड भी एडमिन रख दिया और पासवर्ड अगेन भी हमने एडमिन दे दिया। वाई प्रेस करके इंटर प्रेस करना है, हमारा ये सब कुछ क्रिएट हो गया। अब हमें बस सर्वर को रन करना है। तो python manage.py रन सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। हमें वेब ब्राउज़र में जाना है और वेरीफाई करना है कि हमारा ये जो है टेबल एक्चुअली में क्रिएट किया हुआ है या नहीं, हमें इसमें डेटा इंसर्ट करने को, डिलीट करने को, मॉडिफाई करने को मिल रहा है या नहीं। जिसके लिए हमें जाना है एडमिन में। मैंने इसको बुक मार्क करके रखा हुआ है, आपको जाना होता है कहाँ, /admin में। ओके जी, तो /admin में जाना है, देन आपको एडमिन और एडमिन लिखना है, लॉगिन में क्लिक कीजिए। देखिए स्टूडेंट नाम का ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। क्यों ये हमें दिख रहा है? बिकॉज हमने इसको रजिस्टर किया हुआ है यहाँ पर। मतलब जब आप ऐड करेंगे तो ये सारा आपको यहाँ पर दिखिएगा एक एक रॉ, इस वजह से बिकॉज हमने अपने यहाँ पर इसको रजिस्टर किया हुआ है। सो वापस से होम में आता हूँ। यहाँ हमारा यूज़र है जो हमने अभी बनाया है एडमिन, सेम यूज़र रहेगा, यूज़र में कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस स्टूडेंट टेबल से। तो इस स्कूल यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन का नाम है और स्टूडेंट हमारे मॉडल का नाम है जो कि टेबल बंदा है। टेबल का क्या नाम होता है अगर आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर टेबल का हमारा क्या नाम है। ये हमारा पुराना एप्लीकेशन DB ब्राउज़र फॉर SQLite जिसमें हम लोग ओपन डेटाबेस करेंगे और जाएंगे यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट में और यहाँ से अपना ये SQLite का फाइल को ओपन करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर, मैं जूम कर दूंगा आपको दिखाई देगा यहाँ पर school_student ये वाला टेबल अभी हमारा क्रिएट हुआ है जिसमें हमारे ये सारे कॉलम हैं जो कि हमने मॉडल में फील्ड बनाया था और यहीं पर हमें डेटा इंसर्ट करना है। और इस टेबल का यूज़ करते हुए हम लोग अभी एक क्वेरी सेट API पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसको क्लोज कर देता हूँ। बस टेबल का नाम आप याद रखिएगा कि टेबल का नाम एक्चुअली में school_student यानी कि आपके एप्लीकेशन का नाम अंडरस्कोर आपके मॉडल का नाम, ये पूरा टेबल का नाम बनता है जेंगो में। आगे की चीज़ें आप कर पाएंगे तभी जब आपके टेबल में डेटा रहेगा, बिकॉज यहाँ बस हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करवाना है तो डेटा होना चाहिए उसके लिए। तो पहला डेटा इंसर्ट करता हूँ मैं स्टूडेंट में। पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वह यही है, सोनम। उसके बाद 101 इसका रोल नंबर मैं दे रहा हूँ और इसको सिटी में दे रहा हूँ रांची और इसका मार्क्स में दे रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है तो इसको हम लोग 80 टोटल मार्क्स दे देते हैं। और पास डेट यानी कि ये कब, समझ लीजिए कि ये रिजल्ट आउट हो रहा है इसका नाम मैंने लिख दिया सोनम, इसका रोल नंबर 101 है और ये सिटी का क्या है, इसका रांची, इसका मार्क्स है 80 और पास डेट यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं। पीछे मैं जा रहा हूँ अप्रैल में, अप्रैल 2 मैंने यहाँ पर चूज़ किया और मैंने इसको सेव एंड ऐड अनदर किया। तो एक तो हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, तो एक डेटा हमारा ऐड हो गया हमारे टेबल में। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा एक डेटा दिख रहा है जिसकी ID ऑटो जनरेट होकर 1, नेम सोनम जो हमने अभी लिखा, रोल नंबर 101, सिटी रांची, मार्क्स 80 और पास डेट 2 अप्रैल 2020 देखने को मिल रहा है। तो वापस से जाते हैं और एक नया डेटा ऐड करते हैं हम लोग, जिसके लिए फिर से वापस से एक नाम सोचना पड़ेगा। तो नाम राहुल रखते हैं और 102 और सिटी इसका भी रांची ही है और इसको हम लोग फेल कर देंगे क्योंकि ये हमारा दुश्मन है, इसीलिए ये इसको मैंने 40 मार्क्स दिया, एक्चुअली में फेल नहीं, ये पास है बट मिनिमम। पास डेट हम लोग रखेंगे, पास डेट इसका भी सेम अप्रैल में है, हमारे बैच में ही है बंदा, तो हम लोग इसको सेम डेट के बजाय 3 तारीख में कर देता हूँ। एक तारीख आगे पीछे धीरे धीरे अपडेट होता है तो रिज़ल्ट
इसी वजह से 3 तारीख को इसका रिजल्ट आया हुआ है। ओके, देन फाइनली नहीं, अभी और भी डेटा हमें डालना है। एक और डेटा मैं डालता हूँ अपना राज और 103, और मैं भी रांची से सेम बैच, और हमारा चूँकि मैं इंटेलिजेंट हूँ लेकिन सोनम से ज़्यादा नहीं, कम, इसलिए मैंने 70 लिखा और मैंने भी इसका डेट 4 कर दिया और इसको सेव कर दिया। बाकी हम लोग रेंडमली सभी का नाम लिखते चलते हैं जो कि हमारे बैच में नहीं है, मगर फिर भी उसका नाम हम लोग लिख देंगे। तो नाम क्या क्या है, नाम है एक हमारा यहाँ रोहित, और इसका हम लोग लिखेंगे 103। आई बिलीव ये तीसरा रिकॉर्ड नहीं है, हमारा ये चौथा रिकॉर्ड है। इसका सिटी हम लोग करेंगे बोकारो, और इसको हम लोग मार्क्स देंगे 60। देन हम लोग इसका पास डेट कुछ भी रख सकते हैं आप, मैं रखता हूँ मई 2, और ये रोहित हो गया। उसके बाद एक सोनम बार लिखा, सोनल लिखा मैंने। उसके बाद 105 एक डेटा, मैं डेटा क्विकली इंसर्ट कर लेता हूँ, सेम हमें ये करना है। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 10 डेटा मुझे कम से कम यहाँ पर चाहिए, मैंडेटरी नहीं है बट 10 डेटा रहेगा तो हमें कुछ इसके साथ प्ले करने में ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। मैंने टोटल यहाँ 10 रिकॉर्ड्स ऐड किए हुए हैं। पहला सोनम, राहुल, राज, पहला सोनम है, दूसरा राहुल, देन इसी तरीके से राज, रोहित, सोनल, कबीर, अली, सोनल और आफरीन। अभी कुछ डेटा आपको डुप्लीकेट दिखेगा बट ये डुप्लीकेट है नहीं। अली नाम है बट इसका रोल नंबर 107 है, अली नाम है बट इसका रोल नंबर 108 है। ये धनबाद से है, ये रांची से है, तो दोनों के मार्क्स अलग अलग हैं, दोनों का पासिंग डेट अलग अलग है। तो नाम सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि डुप्लीकेट है, बिल्कुल भी नहीं। ओके जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इतना सारा डेटा हमारे पास है। अभी इन डेटा के साथ हम लोग प्ले करेंगे और देखेंगे कि क्वेरी सेट से हमें क्या क्या करने को इस डेटा के साथ मिलता है, और यही आपको सिखाएगा डेटाबेस का सारा काम। ज़रूरत पड़ेगी तो एक और टेबल बनाएंगे यहाँ पर टीचर्स नाम का, अगर आवश्यकता पड़ी तो, वरना हमारे इतने से काम हो जाएगा। तो इसको हमें नीचे कर देना, इससे हमें कुछ खास अब मिलेगा नहीं, बस मैं डेटा ही इंसर्ट करना था इसमें, और कभी कभी आकर देख लिया करेंगे। अब हमें चाहिए एक टेम्पलेट फाइल। तो टेम्पलेट फाइल के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर टेम्पलेट्स, और इसके अंदर हमारा एक एप्लीकेशन नाम का फोल्डर रहेगा। देन इसके अंदर हमें एक फ़ाइल बनाना है home.html। आप चाहें तो किसी भी नाम से फ़ाइल बना सकते हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर सिंपली कोड लिखना है, और यहाँ पर हमें व्यू फंक्शन में व्यू करना होगा, लेकिन साथ ही हमें इसके लिए URL भी लिखना है। पहले व्यू बना लेते हैं, बिकॉज एक व्यू तो होना ही चाहिए, तब भी हम लोग लिख पाएंगे। पहले from.models import student, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया पहले ही। हम लोग अपना व्यू फंक्शन बनाते हैं, df home, यहाँ हो जाएगा रिक्वेस्ट, और ये सिंपली रिटर्न करेगा, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, जो हम लोग टेम्पलेट हमने बनाया है बस उसको रेंडर करने का काम करेगा। सो ये हमारा स्कूल के अंदर स्कूल home.html। देन ज़रूरत पड़ी तो आगे हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। इसे हमें urls.py फाइल में यहाँ पर लिखने का है। यहाँ पर पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम स्कूल इंपोर्ट व्यूज़, और हमें होम के लिए यहाँ पर URL डिफाइन करना है। तो होम के लिए हम लोग ब्लैंक रखेंगे, रूट में रहेगा ये हमारा, और सिंपली यहाँ पर आपको views.home लिख देना है। नेम नहीं लिखेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है, बस हमारा सिंपल से इतने से काम हो जाएगा। ओके, तो जब भी ये URL यानी कि ब्लैंक URL हिट होगा तो हमारा होम ये व्यू फंक्शन चलेगा, यानी कि ये व्यू फंक्शन चलेगा, और हमें रेंडर होकर दिखाई देगा ये वाला HTML का पेज, जो कि यहाँ पर ये हमने लिखा हुआ है। अभी हम लोग इसको, अभी हमारा सर्वर रन कर रहा है। अभी चलिए हम लोग इसको अगर हिट करते हैं, देखिए ब्लैंक पेज दिखाई देता है, बिकॉज हमारा यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो लिखते हैं, सिंपल सा कोड लिखेंगे। पहले एक H3 लिख कर दिखाता हूँ आपको। इसमें हम लोग सिंपल सा कोड लिख रहे हैं कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हमने लिखा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और हमने इसको सेव करके रिफ्रेश किया तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे एक टेबल बनाना है। टेबल क्यों बनाना है पहले ये जान लीजिए, बिकॉज हमने जो भी डेटा यहाँ पर रखा, ये पूरा का पूरा डेटा, ये याद रखिए कि एक इसका ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। एक डेटा यानी कि एक रो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो सारे ऑब्जेक्ट्स को मुझे रिट्रीव करवाना है अपने इस टेम्पलेट फाइल में। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पहले कोड लिखना पड़ेगा अपने व्यू में, और रिट्रीव करने के लिए हमने भी कुछ देर पहले PPT में पढ़ा था कि अगर आपको रिट्रीव करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑल मेथड।
कैसे यूज़ करना है, किसको रिट्रीव करना है, स्टूडेंट को रिट्रीव करना है, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखना है और ऑल मेथड यूज़ करना है। इससे हमें रिटर्न मिलेगा एक क्वेरी सेट जिसमें सारा ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। तो क्वेरी सेट को होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया स्टूडेंट डेटा नाम से। अब ये इस स्टूडेंट डेटा में इसमें जो भी क्वेरी सेट हमें रिटर्न मिलता है जिसमें कि सारे ऑब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली में इस स्टूडेंट नाम के टेबल के, जो कि स्टूडेंट डेटा में है। अभी ये डेटा हमें पास कर देना है अपने इस टेम्पलेट में और यहाँ पास किया जाता है ये डिक्शनरी के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्टूडेंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं की, और आपको यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट डेटा। बस इतना काम आपको करना है। तो यहाँ जो भी क्वेरी सेट आएगा ये हमारा डिक्शनरी के फॉर्म में चला जाएगा। ये मैंने स्टूडेंट का ना स्पेल गलत लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स की हमारा बनेगा यहाँ पर, कहाँ गया हमारा ये होम, यहाँ पर वेरिएबल बनेगा और यहाँ पर हम लोग उसको लूप चलाकर उसका एक एक डेटा देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं मैं आपको सिंपल सा लूप करके यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये ठीक ठाक बैठा हुआ रहे। तो पहले सिंपल सा लूप करते हैं, फिर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे टेबल में। तो पहले डेमो स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ से दिया हुआ है की के तौर पर जो आ रहा है इसको मैं कट कर देता हूँ, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, मॉडल की कोई आवश्यकता नहीं है और यूआरएल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने जो यहाँ पर जो हमारा डेटा सेट आया यानी कि क्वेरी सेट आया हुआ है इसको हमने यहाँ पर पास किया। तो यहाँ जो ये की बना है ये यहाँ का वेरिएबल है। अब उसके अंदर बहुत सारा डेटा है तो उसको लोग फॉर लूप के थ्रू एक एक डेटा को निकालेंगे, स्टूडेंट में डालेंगे। स्टूडेंट में डाला पहला डेटा, पहला ऑब्जेक्ट हमने डाला और उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा वेरिएबल है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जो आईडी है वह आईडी हमें डिस्प्ले हो जाए तो यह इससे हमें मिल जाएगा। फिर दूसरा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो प्रॉपर्टी है वह है नेम, तो नेम मिल जाएगा। देन हमारा तीसरा है रोल, तो हमने रोल को ले लिया। फिर हमारा एक सिटी है तो सिटी ले लीजिए। उसके बाद आपको मिल जाएगा मार्क्स, तो मार्क्स ले लेते हैं। देन हमारा फाइनली एक लास्ट बचा हुआ है जो कि है पास डेट। तो पास डेट आपको लिख लेना है। ये हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, ये हमारा है जो मॉडल में जो हमने फील्ड लिखा हुआ था उसका नाम, नेम, रोल, सिटी, मार्क्स एंड पास डेट। देन फाइनली अपने फॉर लूप को यहाँ पर बंद करने का है। बंद करने के लिए % ओपन क्लोज देन एंड फॉर। सेव कीजिए। सेव करने के बाद सिंपल सा भी हमें क्या करना है, हमारा ये डेटा पास होकर यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स को हमने फॉर लूप के थ्रू पहले ऑब्जेक्ट को निकाला, फिर पहला ऑब्जेक्ट का आईडी, नेम ये सब प्रिंट होगा। फिर लूप दूसरी बार चलेगा, फिर इसमें से दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट का डेटा हमें दिखेगा, फिर लूप चलेगा, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, फिर तीसरे का सारा डेटा दिखेगा। इस तरीके से 10 बार ये चलेगा और 10 का डेटा हमें देखने को मिलेगा। बट वेल फॉर्मेटेड नहीं है, बट कोई नहीं है, हमें बस डेटा देखना है। तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए 1 सोनम, रोल नंबर इतना, रांची, और इसका मार्क्स और इसका पास डेट। देन 2 नंबर में राहुल और बाकी इसका डेटा देखने को मिलता है। बट ये वेल फॉर्मेटेड नहीं है। अगर हम लोग को टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमें बेहतर तरीके से दिखाई देगा। तो क्विकली मैं इसको एडिट करता हूँ और एक टेबल बनाकर इस डेटा को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया जिसमें मैंने कुछ इंटरनल CSS लिखा हुआ है। टेबल THTRTD में बॉर्डर दिया हुआ है 1px का सॉलिड ब्लैक, और यहाँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल टैग बनाया। फिर इसके अंदर हमने H3 लिखकर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखा, फिर TH बनाया जिसमें ID, नेम, रोल, सिटी, मार्क्स, पासिंग ईयर लिखा हुआ है। पासिंग डेट लिख सकते हैं आप, बट पासिंग ईयर भी लेने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर फॉर लूप हमने लिखा और TR के अंदर, TD के अंदर हमने एक डेटा प्रिंट कर दिया। और ये TR बंद हमारे यहाँ से फॉर बंद, यहाँ से टेबल बंद, यहाँ से बॉडी और यहाँ से HTML बंद। ईजी बीजी। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको वेल फॉर्मेटेड टेबल में देखने को मिलेगा सेम डेटा जो डेटा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, न कम न ज़्यादा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं ये ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। तो ये हमने जूम कर दिया। तो 1 सोनम, 2 राहुल, 3 राज, 4 रोहित, 5 सोनल, 6 कबीर, 7 अली, 8 भी अली है बट दोनों का रोल नंबर अलग है, दोनों का सिटी अलग है, यानी कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। देन 9 सोनल यहाँ भी है, सोनल यहाँ भी है बट दोनों ही अलग अलग हैं। देन ये आफरीन 110 में, ये तो अलग है ही। तो इतना ध्यान में रखिए। और हम लोग इसको समझते हैं। पहले वाले जो हम लोग हमारा ऑल मेथड है, अभी तक हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, हालांकि किया हुआ है बट फिर भी देखिए। हमने मॉडल को यहाँ इंपोर्ट किया था। इस मॉडल के ऑब्जेक्ट्स को ऑल यानी कि सभी को रिट्रीव करना था, हमने ऑल को यूज़ किया।
अगर आपको सभी को रिट्रीव करना हो, सभी ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव करना हो, तो आप ऑल मेथड का यूज़ करेंगे। ये रिटर्न करता है एक क्वेरी सेट, जो कि आप स्टूडेंट डेटा में देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, यानी कि इंटरनली इसमें क्या है अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, जो कि आपको टर्मिनल में दिखाएगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ रिटर्न लिख देता हूँ, वरना हम लोग खो जाएंगे। इसी वजह से स्टूडेंट डेटा, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी अगर हम लोग इसको इस टर्मिनल में यहाँ पर देखिएगा, अभी ये खाली है। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। ऐसे रिफ्रेश करेंगे, इसका जो हमारा डेटा यानी कि क्वेरी सेट में जो कुछ भी होगा वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्वेरी सेट रिटर्न करता है और इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, इतना सारा हमारा तो और भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट अभी दिखाई दे रहा है। क्वेरी सेट रिटर्न किया, देन ऑब्जेक्ट्स 1 से लेकर 10 तक, यानी कि जितने भी रॉज हैं, नंबर ऑफ रॉज, उतने ऑब्जेक्ट्स आपको रिटर्न मिलते हैं। यानी कि एक रॉ, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अभी इसके पीछे कौन सा डेटाबेस का क्वेरी जनरेट हो रहा है, एसक्यूएल क्वेरी, अगर वह भी जानना है तो आप यूज़ कर सकते हैं क्वेरी प्रॉपर्टी का। तो उसे भी मैं प्रिंट करके वो टर्मिनल में ही दिखाऊंगा, क्योंकि उसका सिर्फ डिबग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। आप बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाएँ अपने एसक्यूएल क्वेरी को, इसलिए यूज़ होता है। तो एसक्यूएल क्वेरी और कॉमा देकर बस आपको लिखना है जो आपका रिटर्न है, यानी कि क्वेरी सेट जो रिटर्न आया वह लिखना है। तो यहाँ स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा में आया हुआ है, तो बस आपको ये लिखना है, डॉट लिखकर क्वेरी प्रॉपर्टी लिखना होता है। बस इतना लिखिए। और इसके रिगार्डिंग, यानी कि ये रिट्रीव करने के लिए कौन सा बिहाइंड द सीन बैकएंड में एसक्यूएल क्वेरी बना रहा है, वह आपको ये बंदा दिखाएगा। एक मैं यहाँ पर न्यू लाइन बना देता हूँ, जिससे कि दोनों आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद बस आपको वापस इसको आकर एक बार रिफ्रेश करना है और टर्मिनल में चलकर इसको देखना है। देखिए ये हमारा क्वेरी सेट रिटर्न हो रहा है। रिटर्न हमने लिखा हुआ था उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हो रहा है। ये क्वेरी सेट है हमारा, ये हमें पता, हमने कुछ देर पहले भी देखा। एसक्यूएल क्वेरी जो इसके रिगार्डिंग हमारे जनरेट होकर एग्जीक्यूट हो रहा है वह यह है, सेलेक्ट ये वाला टेबल का आईडी, यानी कि स्कूल। देखिए टेबल का पूरा नाम मैंने आपको दिखाया था क्या होता है, स्कूल, यानी कि एप्लीकेशन का नाम अंडरस्कोर जो मॉडल का नाम लिखते हैं वह। तो हमारा पूरा टेबल का नाम क्या है यहाँ पर, टेक्निकली स्कूल अंडरस्कोर स्टूडेंट। इस टेबल का आईडी सेलेक्ट करो, फिर इस टेबल का नेम सेलेक्ट करो, फिर इस टेबल का रोल, फिर इस टेबल का सिटी, फिर इस टेबल का मार्क्स, फिर इस टेबल का पास डेट सेलेक्ट करो फ्रॉम इस टेबल से। तो अगर आपको बेसिक स्किल आता होगा तो आपको पता होगा कि ये पूरा कोड क्या लिखा है और इससे हमें क्या मिलता है। जनरली हम लोग जब वहाँ लिखते हैं तो हम लोग इस तरीके से मैनुअली एक एक कॉलम सेलेक्ट करने के बजाय लिख देते हैं सेलेक्ट ऑल, ऑल की जगह स्टार, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम टेबल का नाम, तो इससे हमें सारा डेटा मिल जाता है। तो सेम काम यहाँ पर किया गया है, बट हम लोग यहाँ पर मैनुअली स्किल क्वेरी नहीं लिखते हैं, बजाय उसके हम लोग एक क्वेरी सेट यूज़ करते हैं और उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इस ऑल मेथड का। बट बिहाइंड द सीन काम वही हो रहा है, एसक्यूएल का काम ही हो रहा है। तो ये हमारा पहला था, इसीलिए हमें इतना लंबा डिस्कशन करना पड़ा, सब कुछ सेटअप करना पड़ा। अभी हमारा जल्दी जल्दी सारा मेथड ख़त्म होता जाएगा। तो ये पहला मेथड था हमारा ऑल मेथड, जिसका आप यूज़ करेंगे जब आपको सारे डेटा को रिट्रीव करना हो तब। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिट्रीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। यहाँ भी ये हमें रिटर्न करेगा क्वेरी सेट ही, बट और बेहतर तरीके से हम लोग क्वेरीज लिख पाएंगे। यहाँ पर यूज़ करना हमें फ़िल्टर, ऑल यूज़ करने के बजाय आप फ़िल्टर यूज़ करते हैं, या फिर आप दोनों को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ़िल्टर, इसके अंदर हमें लिखना पड़ता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअली में इसमें हम लोग लुकअप पैरामीटर्स लिखते हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल पहले मेथड्स ख़त्म कर लेते हैं। तो फ़िल्टर लिखना होता है यहाँ पर, रिटर्न्स अ न्यू क्वेरी सेट कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स दैट मैच द गिवन लुकअप पैरामीटर। फिल्टर विल ऑलवेज गिव यू अ क्वेरी सेट इवन इफ ओनली अ सिंगल ऑब्जेक्ट मैच द क्वेरी। तो एक ऑब्जेक्ट भी अगर मैच करता है तो वह आपको क्वेरी सेट रिटर्न करेगा, बजाय वो सिंपल सा एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में रिटर्न करने के बजाय। यानी कि फ़िल्टर आपको हमेशा क्वेरी सेट ही रिटर्न करेगा, चाहे एक ऑब्जेक्ट आ रहा हो या फिर मोर देन वन ऑब्जेक्ट आ रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर मार्क्स इक्वल 70 मैंने लिखा, यानी कि इसे मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट टेबल में से उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो जिसका मार्क्स इक्वल 70, यानी कि जिस मार्क्स कॉलम में जिन जिन का 70 मार्क्स आया हुआ है उन सभी को सिलेक्ट करो और वह क्वेरी सेट मुझे रिटर्न करके दो। ये मैंने यहाँ पर कहा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कोड में क्विकली।
ये हम लोग कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम इसे कमेंट करते जाएंगे ऊपर से और नीचे एग्जांपल्स अपना देखते जाएंगे। ओके जी, तो हमारा कन्फ्यूज़न कम रहेगा। ये हमने देख लिया, मैंने इसको कमेंट कर दिया। नीचे वाले सारे कोड की हमें हमेशा आवश्यकता पड़ेगी, तो नीचे हमें कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी पहले से एक बार डेटा यहाँ मैं देख लेना चाहता हूँ कि 70 अगर मैं लिखूँ तो एक्चुअली में 70 मार्क्स वाला बंदा है भी या नहीं है। ओके, हमने इसको कमेंट करके रिफ्रेश कर दिया गलती से। ये हमें कमेंट से हटा कर रिफ्रेश करना है, वही तो हमें डेटा दिखा रहा है। सो यहाँ पर देखेंगे आप 70 मार्क्स से सिर्फ एक डेटा है, तो 70 को हम लोग नहीं लेंगे, बजाय उसके हम लोग 60 को लेते हैं। नहीं, 70 हमारे पास 2 है तो 70 ही ले लेते हैं और मैं आपको 60 भी दिखा देता हूँ। तो जनरली क्या करेंगे हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय यहाँ से देखने के। ओके जी, तो इसको कमेंट कर देना है और सिंपली हमें यहाँ पर एक और मैं देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। जो क्वेरी सेट हमारे पास आएगा वह हमें हमारे यहाँ पर स्टोर होगा। देन स्टूडेंट जो भी टेबल होगा वह लिखना है, जो भी हमारा जिससे आपको डेटा खींचना है वह आप यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट से मुझे खींचना है तो मैंने वह लिखा। देन ऑब्जेक्ट्स एज इट इज़ लिखना है। देन यहाँ पर हमारा यूज़र है फिल्टर मेथड, तो फिल्टर लिखना है। अब यहाँ पर लुकअप्स पैरामीटर दिए जाते हैं, तो लुकअप्स एक सिंपल सा आप देख लीजिए। मार्क्स जो कॉलम का नाम होता है वह लिखना है, फील्ड का नाम होता है वह लिखना है। तो मार्क्स लिखा और यहाँ पर हमने इक्वल 70 दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उनको सेलेक्ट करो जिनका मार्क्स इक्वल 70, यानी कि जिन बंदों का मार्क्स 70 आया है उनको सेलेक्ट करके हमें रिट्रीव करके ये इस क्वेरी सेट में देगा। अब इस हमें क्या करना है, इस जो भी क्वेरी सेट में डेटा है उसको हम लोग टेम्पलेट में भेज देंगे। टेम्पलेट अपना यहाँ पर लूप करेगा और वो डेटा हमें दिखाई देगा, ईजी है वो। साथ में हम लोग इस डेटा में क्या है वह हमें यहाँ से रिटर्न होकर मिल जाएगा। साथ में इसके लिए क्या एसक्यूएल क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है वह भी हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बेहद ही अच्छी बात है। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारा 70 वाला 2 डेटा था, तो 2 हमें यहाँ पर रिटर्न होकर मिल रहा है, एक राज का और दूसरा अली का। तो 2 ही डेटा हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके लिए क्या एसक्यूएल क्वेरी हमारा बना हुआ है वह एक बार नज़र डाल लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो क्वेरी सेट हमें रिटर्न होकर मिल रहा है 3, यहाँ पर 2, एक ऑब्जेक्ट 3 और दूसरा ऑब्जेक्ट 7। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वह रहेगा एसक्यूएल क्वेरी में। तो यहाँ पर अब की बार हो रहा है सेलेक्ट आईडी। सेलेक्ट किया, सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद फ्रॉम इस टेबल से यहाँ वेयर क्लॉज का यूज़ किया गया है, जिसमें मार्क्स इक्वल 70 हमने लिखा। तो ऐसे ही हम लोग क्वेरी करते हैं एसक्यूएल में अगर हमें इस तरह का डेटा चाहिए होता है। तो यानी कि सभी कॉलम को सिलेक्ट करो, सभी उन कॉलम्स को सिलेक्ट करो जिनका मार्क्स 70 हो और वह डेटा हमें फ्रंट एंड में दिखाना होता है। तो अगर आपने एसक्यूएल सीखा है तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। बैकएंड का काम अगर आपने एसक्यूएल नहीं सीखा है तो भी कोई सकता नहीं है, इसके समझने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये बिहाइंड द सीन हो रहा है, होने दीजिए। आप बस इसको सीखिए कि अगर मुझे इस तरीके का डेटा फ़िल्टर करना है कि जिनका मार्क्स 70 है, ऐसा मुझे डेटा चाहिए, तो मैं इस फिल्टर मेथड का यूज़ करूँगा। जो सिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो बंदे रांची से बिलोंग करते हैं, उनका डेटा अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिटी इक्वल रांची। तो सिर्फ वह फिल्टर होकर आपको मिल जाएगा। अगर आपको जानना है कि किन किन बंदों ने का पास डेट 2 अप्रैल है तो 2 अप्रैल डेट लगा दीजिए, पास डेट इक्वल 2 अप्रैल का। तो जो बंदे 2 अप्रैल को पास में है वह डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर करके यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है सिर्फ कि यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है वह एक क्वेरी सेट है और इस क्वेरी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है उनको आपको इस तरीके से रिट्रीव करवाना है। तो ये हो गया जी। अभी हमें नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में क्या होता है, इट रिटर्न्स अ न्यू क्वेरी सेट कंटेनिंग ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट मैच द गिवन लुकअप पैरामीटर, यानी कि जो मैच नहीं करेगा वह रिटर्न करेगा। फिल्टर क्या करता है, जो मैच करेगा उसको रिटर्न करेगा। एक्सक्लूड क्या करेगा, जो मैच नहीं करेगा उसको रिटर्न करेगा। फिल्टर में हमने मार्क्स इक्वल 70 दिया, तो जिनका मार्क्स 70 था वह हमें रिटर्न मिला। एक्सक्लूड में क्या होगा, जिनका मार्क्स 70 नहीं होगा वह हमें रिटर्न होकर मिलेगा। तो चलिए इसको भी क्विकली देख लेते हैं। सेम वही है, बस फिल्टर की जगह में एक्सक्लूड लिखना होता है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इस ऊपर वाले को पहले कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं और फिल्टर की जगह हमें यहाँ पर लिख देना है एक्सक्लूड। बस एक्सक्लूड लिख दीजिए, यानी कि उनको सिलेक्ट करो जिनका मार्क्स 70 नहीं है। तो हमें मिल जाएगा वो डेटा, जो कि डेटा हम लोग पास करेंगे इस टेम्पलेट फाइल में जो हमें यहाँ पर
रेंडर होकर दिखाई देगा सारा डेटा। तो हमने 70 को किया, तो 70 के अलावा जितना भी डेटा हमारा होगा वह क्वेरी सेट में यहाँ पर आएगा। देन उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो हमने सेव किया, सेव करने के बाद जैसे हम लोग इंटरप्रेस करते हैं, देखिए 70 आपको मार्क्स वाला बंदा दिखेगा ही नहीं, उस सबके दुश्मनी है, उसका आपको दिखाना नहीं है, अपडेट उसका करवाना ही नहीं है, तो उसका हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। बाकी सारा डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो डेटाबेस में तो है, यहाँ पर तो है 70 मार्क्स वाला, लेकिन हमने फ्रंट एंड के लिए उसको फिल्टर कर दिया, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। और इसका जो एसक्यूएल क्वेरी हमारा बनेगा उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी हमारा सिलेक्ट ऑल, सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम इस टेबल से वेयर नॉट मार्क्स इक्वल टू 70। तो जिसका 70 नहीं है वह हमें सिलेक्ट करना था। तो यहाँ पर देख लीजिए वेयर नॉट क्लॉज का यहाँ यूज़ किया गया है एसक्यूएल क्वेरी के तौर पर। ओके, तो ये भी हमें कमेंट कर देना है और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या मेथड है। नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑर्डर बाय। इसमें आप फील्ड देकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इट ऑर्डर्स द फील्ड। इसमें कुछ चीज़ ध्यान रखने की बात है, जिसकी आप सिर्फ सिंपली फील्ड नेम लिख देंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको ऑर्डर करके देगा। अगर आप फील्ड के नाम के साथ हाइफन डैश लिखेंगे, एक डैश, दो डैश नहीं, एक डैश अगर आप लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसे माइनस इसको बोली ज़्यादा बेहतर होगा। नेगेटिव में अगर आप देते हैं, नेगेटिव सिंबल अगर आप देते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क देंगे तो ये रेंडमली आपको कोई भी डेटा जनरेट करके देगा हर रिफ्रेश के साथ। क्विकली इसको देखते हैं, बेहद ही यूज़फुल मेथड है ये हमारा। और ये भी क्या करेगा, क्वेरी सेट हमें रिटर्न करके देगा। तो मैं करता हूँ इसी को कॉपी पेस्ट और बस यहाँ पर हम लोग इसको स्टूडेंट डेटा रहेगा, एक्सक्लूड की जगह पर हम लोग इसको कर देंगे ऑर्डर अंडरस्कोर बाय। ऑर्डर बाय कोई भी फील्ड का नाम लिखिए जिसके साथ आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं। अगर आप नेम से ऑर्डर करना चाहते हैं तो नेम का अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD, तो नेम के साथ उस तरीके से आपका ऑर्डर होगा। अगर आप मार्क्स के साथ करेंगे तो इसका जो पहले होगा उसके असेंडिंग ऑर्डर में उसके अकॉर्डिंग ये होगा। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं सिटी के साथ आपको करके दिखाता हूँ। सिटी मैंने लिखा, सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पहले B आता है, फिर D आता है, फिर R आता है। तो उस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट में दिखाई देता है। इस तरीके से मार्क्स का करेंगे तो पहले इसमें 40 है तो 40 आएगा, फिर 50 आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। मार्क्स हमने लिखा, मार्क्स लिख दिया हमने, इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमने रिफ्रेश किया तो देखिए 40, 50, 60, 70, 80 यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। अगर आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको यहाँ पर इस फील्ड के आगे माइनस सिंबल, इस तरीके से माइनस यानी कि डैश लगाना पड़ेगा। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए पहले 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50, देन 40। अगर आप रैंडमली करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना होता है, आपको बस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखना है। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये कुछ इस तरीके से, यानी कि 4 ID ऊपर में है, रोहित ऊपर में है। आप दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा 6 कबीर ऊपर में आ जाएगा। फिर अगर रिफ्रेश करेंगे तो कुछ और। जितनी बार आप रिफ्रेश करेंगे उतनी बार आपको रैंडमली कुछ भी डेटा दिखाई देगा। एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बात, उससे पहले मैं ये ज़रा आप लोगों को कमेंट करके रख देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो। एक्चुअली में ये मैं माइनस वाला अभी कमेंट करके रख देता हूँ और ताकि मैं आपको ये कोड दे दूँ, इसी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। और ये क्वेश्चन मार्क इतना तक हमने देख लिया। ओके, अभी एक और मैं इसमें, या फिर इसको इसी को देखिए। अभी देखिए, अभी एक प्रॉब्लम क्या, अगर मैं नेम से करता हूँ, मान लीजिए हमने नेम या सिटी या फिर नेम कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं यार। एक और मैं आपको नया करके दिखाता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर नेम लिख दिया, ठीक, ऑर्डर बाय नेम, यानी नेम को हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे, नेम अल्फ़ाबेट में है तो ए पहले आएगा, तो ए से जिसका नाम है वह, देन ए के बाद अगर बी होता है तो बी दिखाई देता है। मतलब अल्फ़ाबेट जिस ऑर्डर में होता है उस ऑर्डर में आपको ये दिखाई देता है। अगर आप माइनस करेंगे तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए एस पहले, फिर आर, फिर ए सबसे लास्ट में हो जाता है। तो ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है। बट यहाँ पर एक नया डेटा मैं इंसर्ट करता हूँ। नया डेटा इंसर्ट करने के लिए मुझे जाना है यहाँ पर, और यहाँ हम लोग लिखेंगे अंकुर, और मैंने इसका रोल नंबर लिखा 111 यानी कि 111। इसका हम लोग सिटी लिख देते हैं देवघर, और मार्क्स इसका देते हैं कितना 70, और डेट इसका हम लोग कुछ भी रख देते हैं 2 तारीख हमने रख दिया। सेव कर दिया।
ये यहाँ हमारा नया डेटा है 11 नंबर में अंकुर, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम शुरू हो रहा है ए से शुरू हो रहा है। हमने यहाँ पर नेम ऑर्डर किया हुआ है और ये असेंडिंग ऑर्डर में है बिकॉज हमने नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ है, तो ए हमारा ऊपर में आएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ए हमारा ऊपर में आ रहा है। देखिए आफरीन, अली, कबीर, राहुल, राज, सब कुछ ठीक है, बट अंकुर जो है, जो हमने अभी रिसेंटली अपडेट किया, वह डेटा हमारा मतलब इंसर्ट किया हुआ डेटा हमारा सबसे नीचे आ रहा है, जबकि इसका फर्स्ट लेटर ए है, तो ये कायदे से ऊपर में आना चाहिए था, बट ये आ रहा है सबसे नीचे। देखिए कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों में डिफरेंस है। ये यूनिकोड को देखते हुए इसको ऑर्डर करता है, ना कि अल्फ़ाबेट को। अल्फ़ाबेट का क्या यूनिकोड है उसके अनुसार, यानी कि कैपिटल ए का यूनिकोड का वैल्यू क्या है, स्मॉल ए का यूनिकोड का वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर किया जाता है। दोनों का जो यूनिकोड है अलग अलग है, इसी वजह से आपको ये सबसे नीचे दिखाई देता है, बिकॉज इसका यूनिकोड सबसे ज़्यादा है और ये आपका बढ़ते क्रम में आ रहा है। चूँकि ये बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम जिसका होगा वह सबसे ऊपर, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। तो दोनों का चूँकि जो कोड है वह डिफरेंस है दोनों में, इसीलिए ये सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है और ये सबसे नीचे, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है कोड का, इसी वजह से। ओके, तो ये है पूरा गेम। आप चाहें तो इसका कोड सर्च कर लीजिएगा, आपको गूगल में देखने को मिल जाएगा, बट एक बेसिक आइडिया लेकर चलिए कि जो कैपिटल लेटर्स वाले होते हैं, ए पहले दिखेगा, फिर बी दिखेगा, फिर सी दिखेगा, कैपिटल लेटर की बात कर रहा हूँ, फिर ए टू जेड कैपिटल में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको स्मॉल ए से जेड तक देखने को मिलेगा। तो ये एक बेसिक आइडिया अपने दिमाग में रखिए, ताकि आप इस तरीके का जब आपको डेटा मिले स्मॉल और कैपिटल में तो आप भ्रमित ना हो। वापस से आते हैं कोडिंग में, ये भी हमारा काम ख़त्म, इसको कर दिया मैंने सेव और नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिवर्स। दिस वर्क्स ओनली व्हेन देयर इज़ ऑर्डरिंग इन क्वेरी सेट। जब ऑर्डरिंग होता है तभी ये आपका सही तरीके से काम करता है। रिवर्स कैसे काम करता है चलिए आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो इसी में से किसी को ले लेना है हमें, ऑर्डर बाय, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। देखिए ये अपना अलग है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है और ये ऑर्डर बाय के साथ है, तो ये तीनों को मैंने साथ में रखा हुआ है और फिर ये हमारा अपना अलग है रिवर्स। पहले इसको कमेंट से हटाते हैं, सेव किया, सेव करने के बाद अभी हम लोग इसको ऑर्डर बाय करेंगे आईडी से, क्योंकि आईडी से आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा इसका रिवर्स का। आईडी से हमने किया ऑर्डर बाय आईडी, ये 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तो सिंपल सा इसका लॉजिक है। सेव किया तो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं हमें देखने को मिल रहा है। इसको रिवर्स कर सकते हैं आप अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो मैंने डॉट दिया और मैंने इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स मेथड का यूज़ करके सेव किया। यहाँ पर सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे रिवर्स में दिखा देगा। देखिए पहले 11 आ गया, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इस तरीके से हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 5 दिखे, मतलब करके दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, समझ में आएगा। स्लाइस हमने पढ़ा है पाइथन में, तो कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ पर लिखा कि 5 कॉलन 5, सेव किया। सेव करने के बाद जब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लास्ट 5 बट लास्ट वाला सबसे ऊपर में। इस तरीके से आपको डेटा फैच करा सकते हैं, यानी कि लास्ट 5 बट लास्ट वाला सबसे ऊपर में आपको दिखना चाहिए। तो इस तरीके का आपको कोड लिखना पड़ेगा। पहले हमने इसको रिवर्स किया, पहले हमने इसको पलटा, उसके बाद उसमें से हमने कर दिया कि लास्ट 5 मुझे चाहिए। देखिए लास्ट 5 का मतलब यहाँ पर क्या मैं कह रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्योंकि रिवर्स होने के बाद लास्ट तो नहीं है फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको स्लाइस याद होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो स्टार्ट स्टेप क्या होता है 0, तो 0 से 5 मतलब एंड जो होता है, यानी कि स्टॉप जो होता है वह जितना भी होता है उससे कम, तो 0 से ये शुरू होता हुआ हमारा कहाँ तक चलेगा 4 तक चलेगा। तो 0 से 4 यानी कि 5 आइटम, 5 हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है। तो पहले तो ये आप देख लीजिए दोबारा से एक बार, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे फिर कमेंट में पूछेंगे। तो पहले हमने रिवर्स किया, इसको रिवर्स करने के बाद ये हमारा डेटा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से मुझे 5 चाहिए, ये 5 यहाँ तक का डेटा, तो मैं इसमें लिख दूंगा ये वाला। तो ये 0 से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 कॉलन 5 यानी कि 0 से 5, तो 0 1 2 3 4 तक ये जाएगा और आपको डेटा दिखाई देगा यहाँ पर इतना 11 10 9 8 7।
तो जो हमारा मेन डेटा है, ये वाला डेटा, इस डेटा का लास्ट 5 है, बट हमने रिवर्स करके इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है ताकि हमें इस तरीके का डेटा मिल सके। ओके, रिवर्स का लास्ट 5 नहीं है, ये रिवर्स का फर्स्ट 5 है, बट हमारे डेटा का, ओरिजिनल डेटा का जो हमारा डेटाबेस में है उसका लास्ट 5 है। वही मैं बोल रहा था, जिसको मैंने क्लियर कर दिया, वरना कंफ्यूज होना तय था इसमें। तो ये रिवर्स का काम था, ये जो कि हमारा ख़त्म हो गया। इसको कर देता हूँ मैं सेव कमेंट करके। देन नेक्स्ट दिखाता हूँ वैल्यूज़ मेथड, जिसमें हम लोग फील्ड्स लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप, कीवर्ड आर्गुमेंट। इट रिटर्न्स अ क्वेरी सेट दैट रिटर्न्स डिक्शनरीज रेदर देन मॉडल इंस्टेंस व्हेन यूज्ड एज एन इटरेबल। ईच ऑफ दोज डिक्शनरीज रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट विद द कीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द एट्रीब्यूट नेम ऑफ द मॉडल ऑब्जेक्ट्स। चलिए एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, क्विकली समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी बार बार दिखा नहीं रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एसक्यूएल क्वेरी आप खुद से एग्जामिन कर पाएंगे। मैंने तरीका आपको बता दिया है। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो, आप क्वेरी प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर अगर देखिएगा तो आपको एसक्यूएल क्वेरी ऑर्डर बाय, ये सारा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमने लिमिट कर दिया है इस बार 5 डेटा हमें दिखना चाहिए। तो ये सब तो मुझे बार बार बताने का आवश्यकता होपफुली नहीं है, ये आप खुद से एग्जामिन कर पाएंगे। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वैल्यू की। तो एक कॉपी पेस्ट करता हूँ और ये भी हमारा रिवर्स, यहाँ से ऑर्डर नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा हमें हटा देना है। और यहाँ पर सिंपली हमें लिखना है वैल्यूज़, और हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। अभी फ़िलहाल के जब हम लोग इसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं तब देखते हैं कि क्या होता है। तो कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पर हमारा क्वेरी सेट रिटर्न आएगा। हम लोग इसको एग्जामिन करेंगे कि हमारे यहाँ क्या रिटर्न आता है। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें सारा डेटा मिलता है। बट इस केस में अब हमें जो रिटर्न मिल रहा है, जो क्वेरी सेट है, वह डिक्शनरी है, यानी कि लिस्ट है डिक्शनरी का लिस्ट है। यहाँ पर देखिए, तो हमें एक लिस्ट मिल रहा है, डिक्शनरी वाला लिस्ट, जिसमें सारा डेटा है। तो वैल्यूज़ में जब आप कोई फील्ड नहीं देंगे तो आपको इस तरीके से सारा डेटा देखने को मिलेगा, जो कि डिक्शनरी में है। डिक्शनरी का लिस्ट बना हुआ है, लिस्ट की एक लिस्ट है जिसके अंदर डिक्शनरी है। ये यहाँ से यहाँ तक है आपका पहला ऑब्जेक्ट का डेटा, यानी कि पहले रो का डेटा, फिर यहाँ से यहाँ तक है दूसरे रो का, फिर इस तरीके से तीसरे, चौथे और 11th तक आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ जो एसक्यूएल आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, सिलेक्ट हमने ले लिया फ्रॉम और यहाँ तक। तो इसका अपना एक फंक्शन लिखा हुआ है वैल्यूज़ मेथड का, कि ये आपको डिक्शनरी लिस्ट बनाकर इस तरीके से रिटर्न करता है। जब आप यहाँ पर कोई फील्ड लिखते हैं तब क्या होता है, देखिए, जैसे कि इसमें से मुझे इन वैल्यूज़ में से जो भी हमने अभी देखा डिक्शनरी में पूरा लिखा हुआ था तामझाम, उसमें से मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो मैंने नेम लिख दिया। और अगर मुझे सिर्फ नेम और सिटी चाहिए एक्चुअली में, तो मैंने नेम और सिटी लिख दिया। दोनों को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, नीचे वाला रहने देते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको सिर्फ नेम और सिटी ही मिलेगा, यानी कि एसक्यूएल क्वेरी इसका देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया एसक्यूएल क्वेरी में कि सेलेक्ट सिर्फ नेम कॉलम और सिटी कॉलम फ्रॉम इस वाले टेबल्स, यानी कि सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम विच इज़ नेम एंड सिटी फ्रॉम दिस टेबल। और वही डेटा हमें यहाँ पर रिट्रीव होकर देखने को मिल रहा है। और ये जो रिटर्न कर रहा है डिक्शनरी, उसमें भी सिर्फ नेम और सिटी का डेटा ही हमारे पास है। तो अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स रिट्रीव करवाने हैं तो उस केस में आप वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। और वैल्यूज़ यहाँ पर देख लीजिए, लिस्ट डिक्शनरी इस तरीके के फॉर्म में आपको रिटर्न करके क्वेरी सेट देता है, बजाय ऑब्जेक्ट में देने के। ये भी ऑब्जेक्ट ही है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट ही है वैसे देखा जाए तो टेक्निकली। ओके, तो बस इतना ध्यान में रखना है, अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स अगर रिट्रीव करवाने हैं तो आप इस तरीके से वैल्यूज़ मेथड का यूज़ करके ये काम ईजिली कर सकते हैं। कमेंट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और आगे का मेथड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड है डिस्टिंक्ट, जिसमें आप दिस एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रॉज फ्रॉम द क्वेरी रिजल्ट। तो क्वेरी रिजल्ट में से ये डुप्लीकेट रॉज को एलिमिनेट करेगा, बट हमारे पास कोई डुप्लीकेट रॉ नहीं है क्योंकि हमारा हर एक रॉ यूनिक है, तो इसका एग्जांपल हमें देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है वैल्यूज़ अंडरस्कोर लिस्ट। इसमें हम लोग फील्ड्स देते हैं, फ्लैट का एक वैल्यू दे सकते हैं, नेम्ड, इक्वल, फॉल्स या ट्रू, इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू वैल्यूज़ एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग डिक्शनरी यू रिटर्न
डिक्शनरी करने के बजाय रिटर्न्स टपल व्हेन इटरेट ओवर। तो ये टपल रिटर्न करेगा बजाय डिक्शनरी के। देखिए वैल्यूज़ में क्या होता था, वैल्यूज़ मेथड और वैल्यूज़ अंडरस्कोर लिस्ट बिल्कुल सेम है लगभग, बट वैल्यूज़ अंडरस्कोर लिस्ट में यहाँ पर आपको डिक्शनरी रिटर्न में नहीं मिलता है बल्कि आपको मिलता है टपल रिटर्न में। इसके साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे इफ़ यू डोंट पास एनी वैल्यू टू वैल्यू लिस्ट इट विल रिटर्न ऑल द फील्ड्स इन द मॉडल इन द ऑर्डर दे वेर डिक्लेयर्ड। तो उसमें भी वैल्यू में भी ये होता था, इफ़ यू ओनली पास in a single field you can also pass in the flat parameter. If true, this will mean the returned result are single value rather than one tuple. You can pass named equal true to get the result as a named tuple. named tuple अगर आपको चाहिए तो named equal आपको true लिखना पड़ेगा। ओके जी, तो इसका हम लोग एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से हमारा ये वैल्यू नहीं बल्कि वैल्यू लिस्ट है, तो हमें ये वापस से लिखना पड़ेगा। वैल्यूज़ की जगह पर हमें लिखना है वैल्यूज़ लिस्ट। और अगर जब हम लोग ब्लैंक रखते हैं तो हमें सारा रिटर्न में मिलेगा, बट हमें टपल के फॉर्म में रिटर्न मिलेगा। तो मैंने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ कोई यहाँ हमें कुछ भी दिखने को तो नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज हमारा टपल के फॉर्म में डेटा आ रहा है। और इसको हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे, नीचे करते हैं, देखिए हमारे यहाँ टपल में हमें डेटा दिखाई देगा। देखिए क्वेरी सेट, ये 1 सोनम वाला पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हमें ये डेटा हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज आईडी इक्वल 1 या फिर नेम इक्वल सोनम या फिर रोल इक्वल 101 ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमने टबल में पढ़ा है कि हम लोग नेम्ड बना सकते हैं उसमें, तो इसमें ये नेम्ड वाला नहीं है। जस्ट बिकॉज नेम्ड वाला नहीं है इसी वजह से ये जो हमारा कोड है, ये वाला कोड जैसे स्टूडेंट आईडी, तो आईडी यहाँ कुछ है ही नहीं। आईडी से कोई भी वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है, जिसकी वजह से हमें डेटा दिखाई नहीं दे रहा, ना तो नेम से है, ना ही रोल से, ना ही सिटी से, ना ही मार्क्स से। इसी वजह से हमें ये डेटा यहाँ पर अपने वेब पेज में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन डेटा हमें रिटर्न होकर मिल रहा है और आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, बट इसको डिस्प्ले करने का अलग तरीका है जो मैंने टपल में बताया है। आप उसको जाकर देखिएगा, अब इसको भी डिस्प्ले आप कर पाएंगे, बट वो हमारा मुद्दा यहाँ पर नहीं है। बस यहाँ पर देखना है कि अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं, अगर आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है इस तरीके से वैल्यू लिस्ट, तो आपको ये इस तरीके से टपल के फॉर्म में डेटा मिलता है। इसमें जो क्वेरी हमारा बन रहा है वह यह है, सिंपल सा जैसे होता है वैसे ही है, बस इसका अपना फंक्शन है, तो ये हमें टपल के रूप में दे रहा है। तो ये तो हमने देख लिया जी। अगर इसमें से कुछ स्पेसिफिक आपको निकालना हो, मैं इसको कर देता हूँ कॉपी पेस्ट और इसमें से कर दिया। इसमें से कोई स्पेसिफिक निकालना हो तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ आईडी चाहिए और मुझे चाहिए नेम, तो इन दोनों को मैंने ये फील्ड और ये फील्ड मुझे चाहिए था, तो ये फील्ड में मिलेगा, बट यहाँ पर भी ये टपल के रूप में ही मिलेगा। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद वापस अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर तो हमें डेटा दिखाई नहीं देगा, बट हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है, जो आप टर्मिनल में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सिर्फ आईडी और नेम, और यहाँ पर 2 कॉलम सेलेक्ट होकर हमें ये देखने को मिला हुआ है। अभी उसमें एक फील्ड था, एक हमारा पैरामीटर था नेम्ड करके। तो अगर आप इसको नेम्ड बनाना चाहते हैं, जैसे कि आईडी इक्वल 1 हो जाए, नेम इक्वल सोनम हो जाए और हमारा ये कोड वर्क करने लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आप एक पैरामीटर जो है, जिसका जो पैरामीटर का की है नेम्ड इक्वल, इसको ट्रू कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स है, जब इसको ट्रू कर देंगे तो आपका ये नेम्ड वाला टपल बन जाएगा। अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसमें आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखिए आईडी और नेम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। टर्मिनल में अगर आपको जाकर इसको देखेंगे, देखिए रॉ पहला आईडी इक्वल 1 नेम इक्वल सोनम, रॉ आईडी इक्वल 2 नेम इक्वल राहुल। अब आईडी और नेम में वैल्यू है, इसी वजह से ये कोड आपका वर्क करने लगा और आपको यहाँ पर डेटा दिखने लगा। तो डिक्शनरी में चाहिए तो वैल्यूज़ यूज़ कीजिए, अगर टपल में चाहिए तो आप वैल्यूज़ लिस्ट यूज़ करेंगे। और ये 2 बेहद यूज़फुल हैं अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स का डेटा रिट्रीव करना है, तो वैल्यूज़ और वैल्यूज़ अंडरस्कोर लिस्ट। नेक्स्ट मेथड है हमारा यूजिंग एलियास। दिस मेथड इज़ फॉर कंट्रोलिंग विच डेटाबेस द क्वेरी सेट विल बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट इफ़ यू आर यूजिंग मोर देन 1 डेटाबेस। द ओनली आर्ग्यूमेंट दिस method takes is the alias of a database as defined in databases। तो डेटाबेसेस में जब अगर आप settings.py फाइल में जाते हैं, वहाँ पर आप डेटाबेसेस में अपना डेटाबेस डिफाइन करते हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग वहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, बिकॉज हमारा वो पहले से दिया गया है तो डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। तो वहाँ जो भी आप लिखते हैं उसका आप यहाँ पर एलियास के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड का जनरली यूज़ तब किया जाता है जब आप दो अलग अलग डेटाबेसेस का यूज़ कर रहे हैं और आप बताना चाहते हैं कि कौन सा डेटाबेस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस क्वेरी में। ओके जी, तो मैं एग्जांपल तो आपको इसका दिखा देता हूँ, बट हमारा डिफ़ॉल्ट ही रहेगा और जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारा यूज़ हो रहा है वही हमारा रहेगा, कि हमारे पास इसके अलावा कोई और डेटाबेस है नहीं और हमें यूज़ भी नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटाबेस इक्वल स्टूडेंट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स डॉट यूजिंग डिफ़ॉल्ट। अभी हमारा यही डेटाबेस यूज़ हो रहा है। जो भी डेटाबेस का नाम होगा आप वह यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको दिखा दूंगा ये भी कि कहाँ से ये बंदा आया हुआ है। इसको करते हैं क्लोज। और पहले चलिए आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। हम लोग को जाना पड़ेगा settings.py फाइल में और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए देखिए डेटाबेस में हम लोग आते हैं। डेटाबेसेस देखिए यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, तो ये जो आपने लिखा हुआ है हमारा वही हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट, बिकॉज इससे मैं अभी कुछ लेना देना नहीं है और यहाँ पर बस हमें लिखना होता है। इसको एक्चुअली मैं कमेंट करके न से पहले कॉपी कर लेना बेहतर रहेगा। तो स्टूडेंट डेटा और यहाँ पर यूजिंग नहीं, किस डेटाबेस का आप यूज़ कर रहे हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट का, तो मैंने डिफ़ॉल्ट लिख दिया। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें सारा डेटा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सारे इस तरीके से एग्जीक्यूट होकर मिलेंगे। तो इसका यूज़ कर रहे हैं आप डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का। तो इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑल वाला जो फंक्शन है वो आपको मिल रहा है, बट ये सिंपली बताता ये है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई और डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो आप उसका यहाँ पर नाम लिखते हैं। फिर एक डिफ़ॉल्ट होता है आपके पास और एक आपके पास ये वाला होता है। एक डिफ़ॉल्ट होता है और एक आपका जो अपना डेटाबेस है हुआ होता है। दो डेटाबेस में आप काम कर पाते हैं। ओके जी, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम। नेक्स्ट हमारा है डेट। तो फील्ड लिखना है, काइंड लिखना है, ऑर्डर लिखना है। आप असेंडिंग में चाहते हैं फिर डिसेंडिंग में चाहते हैं, वह ऑर्डर लिखना होता है। फिर इट रिटर्न्स अ क्वेरी सेट दैट इवेलुएट्स टू अ लिस्ट ऑफ द डेट टाइम डॉट डेट ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल अवेलेबल डेट्स of a particular kind within the content of the query set। इसमें field मतलब क्या, it should be the name of our date field of your model। तो अगर आपके मॉडल क्लास में कोई डेट फील्ड है तो उसका आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे बात आप डेट्स अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वही यहाँ पर लिखेंगे। ये क्या रिटर्न करता है, क्या इससे होगा, ये सब आपको एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए देखिए कि काइंड का मतलब क्या होता है। काइंड का मतलब होता है कि आप इसमें वैल्यू दे सकते हैं ईयर, मंथ, वीक या फिर डे। ईयर देंगे तो क्या होगा, ईयर देने से ईयर रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ईयर वैल्यू फॉर द फील्ड। इसी तरीके से मंथ में अ लिस्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ईयर मंथ वैल्यू फॉर द फील्ड। इस तरीके से वीक में ईयर वीक और डे में ईयर मंथ डे। और ऑर्डर में आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ASC और DESC लिखकर स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ASC होता है। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि ईच डेट टाइम डॉट डेट ऑब्जेक्ट इन द रिजल्ट लिस्ट इज ट्रंक्टेड टू द गिवन टाइप। इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट और इसको कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद यहाँ पर आते हैं और सिंपल सा ये हमारा है, ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगा। डेट्स लिखना है। डेट्स लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है फील्ड। हमारे पास एक फील्ड है पास डेट का, वो हमने लिखा। फिर हमने इसको मंथ कर दिया। मान लीजिए पहले मंथ दिखा देता हूँ। मंथ हमने काइंड में मंथ लिखा हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद पहले हमें यहाँ पर जाकर देखना है कि इसमें हुआ क्या हमारा। देखिए ये हमें डेट टाइम ऑब्जेक्ट दे रहा है। इसमें हमारा ईयर है और हमारा मंथ है। जब आप मंथ लिखेंगे तो आपको ईयर और मंथ देखने को मिलेगा, लेकिन जब इसका काइंड चेंज करेंगे, यानी कि अगर मंथ से अगर आप सिर्फ ईयर कर देते हैं, सेव किया, तो इस केस में आपको ईयर्स देखने को मिलेंगे। मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया और हमें टर्मिनल में देखना है। इसका आउटपुट हमें टपर में मिल रहा है, जिसको इसमें ऊपर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ डेट देखने को मिलता है, यानी कि पूरा जो डेटा हमारा है
जितना भी डेटा हमारा, देखिए डिस्टिंक्ट डेटा, आपको डिस्टिंक्ट डेटा मिल रहा है, यानी कि ये पूरा जो हमारा है वो 2020 का ही डेटा है। तो यहाँ 2021 या फिर 2019 वैसा कुछ है नहीं, तो आपको 2020 ही यहाँ पर देखने को सिर्फ मिल रहा है। अगर 2021 का कोई डेटा होता तो 2020 और 2021 आपको देखने को मिलता। सिर्फ से मंथ में अगर हमारा अप्रैल मंथ में 2 डेटा यहाँ पर है, 3 डेटा है, तो एक तो हमारा अप्रैल मंथ दिखेगा, सिर्फ एक ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि हर एक तारीख का अलग अलग दिखे, वैसा नहीं। इसके बाद एक मई दिखेगा, इसके बाद एक जून दिखेगा। फिर से दिखा देता हूँ, आपको ध्यान में आपका नहीं रहा होगा। तो ईयर तो हमने देख लिया, अभी हम लोग मंथ देख लेते हैं। मंथ सेव किया, सेव करने के बाद वापस से इसको इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए हमें पहले एक अप्रैल मिल रहा है, अप्रैल के बाद हमारा मई मिल रहा है और हमें जून मिल रहा है। ओके, इसी तरीके से हमारा वीक है, डे है, आप करके देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से एक होता है, उसका मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल हमें देखना नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई फील्ड नहीं है। ओके, उसका फील्ड नहीं है तो फिर प्रैक्टिकल यहाँ कोड लिखने से भी फ़ायदा नहीं है, वरना आपको एरर मिल जाएगा। मैं आपको बस उसका थ्योरी दिखा देता हूँ, क्यों नहीं उसका हम लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं, बिकॉज हमने कोई सब फील्ड बनाया नहीं है अपने टेबल में, इसी वजह से। थ्योरी इसका देखिए, ये हमने देखा डेट्स, जिसमें डेट फील्ड अगर आप लिखते हैं तो उसके लिए आपका ये यूज़फुल है। डेट टाइम्स का कोई फील्ड हमने बनाया नहीं है, जिसकी वजह से ये वाला एग्जांपल हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो ये भी वैसे ही काम करता है। इट रिटर्न्स अ क्वेरी सेट दैट इवैल्यूएट्स टू अ लिस्ट ऑफ daytimes object representing all available dates of a particular kind within the contents of the query set। इसमें भी फील्ड नेम लिखना होता है, जिसमें आपको डेट टाइम फील्ड जो आपके मॉडल में कॉलम होगा उस फील्ड को यहाँ पर लिखना होता है। इसमें भी काइंड में वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा हमारा टीजे इन्फो है, जो कि टाइम जोन इन्फो लेता है। लिखा गया, इट डिफाइंस द टाइम जोन टू विच डेट टाइम आर कन्वर्टेड प्रियर टू ट्रंकेशन। दिस पैरामीटर मस्ट बी अ डेट टाइम डॉट टीजे इन्फो ऑब्जेक्ट। इफ इट्स नन, Django use the current time zone if it has no effect when use _tz is false। तो ये काम नहीं करेगा अगर आपने setting फाइल में जाकर use _tz को false सेट किया हुआ है तो। और बाकी सारी चीज़ें सेम है, जैसे डेट्स में थी बिल्कुल वैसे ही, बस इसमें आपको फील्ड वह यूज़ करना है जो आपका डेट टाइम फील्ड होगा, वह फील्ड आपको इस्तेमाल करना होता है। देन नेक्स्ट है हमारा नन। कॉलिंग नन विल क्रिएट अ क्वेरी सेट दैट नेवर रिटर्न्स एनी ऑब्जेक्ट एंड नो क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन एक्सेसिंग द रिजल्ट। अ क्वेरी सेट डॉट नन क्वेरी सेट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ एम्प्टी क्वेरी सेट। तो एम्प्टी क्वेरी सेट के लिए है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आप देख लीजिए, फिर मैंने दिखा दी, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये एकदम खाली रहेगा। इसके अलावा हमें देखना है यूनियन। अब हमारा मेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2 टेबल के साथ काम करते हैं तो ये आपका बेहद ही यूज़फुल होगा। तो यूनियन अदर क्वेरी सेट लिखना है, देन ऑल इक्वल फॉल्स या फिर ट्रू आप लिख सकते हैं। यूज़ एसक्यूएल यूनियन ऑपरेटर। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है तो आपको पता होगा यूनियन ऑपरेटर उसमें होता है, इंटरसेक्शन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डिफरेंस होता है। तो ये सारे आपको देखने को यहाँ पर भी मिलेंगे, वह सारा काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। सो ये क्या करेगा, यूज़ एसक्यूएल्स यूनियन ऑपरेटर टू कंबाइन द रिजल्ट्स ऑफ 2 और मोर क्वेरी सेट्स। 2 क्वेरी सेट्स के रिजल्ट्स को ये कंबाइन करता है, कौन, यूनियन। द यूनियन ऑपरेटर सेलेक्ट्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट। तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेगा, यानी कि 2 क्वेरी सेट को ये कंबाइन तो करेगा, साथ में जो वैल्यूज़ अलग अलग होंगे सिर्फ उन्हीं को ये सेलेक्ट करेगा। टू अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़ यूज़ दी ऑल इक्वल ट्रू। अगर आप डुप्लीकेट्स को भी अलाउ करना चाहते हैं तो उस केस में आप ऑल इक्वल ट्रू लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा इक्वल QS2 डॉट यूनियन QS1 कॉमा ऑल इक्वल ट्रू। इसका प्रॉपर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, बट उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक और टेबल की, बिकॉज हमें 2 डिफरेंट क्वेरी सेट चाहिए। एक क्वेरी सेट तो हमें मिल जाएगा हमारे स्टूडेंट टेबल से, बट एक और क्वेरी सेट हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो एक नया टेबल हमें क्रिएट करना है। चलिए क्विकली टेबल क्रिएट करते हैं और ये यूनियन देखेंगे। सर्वर स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज में मेक माइग्रेशन रन करना पड़ेगा। तो मॉडल्स में आते हैं। यहाँ तक हमारा सिंगल टेबल से काम हो रहा था, बट अब हमारा सिंगल टेबल से काम नहीं होने वाला है। अब यहाँ से हमारा डबल टेबल से काम होगा।
तो एक काम तो मैं पहले ये कर देता हूँ कि एक यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ से हमारा सेकंड टेबल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से सेकंड टेबल जिसका नाम होगा टीचर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा कोड में किया यहाँ से सेकंड टेबल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अभी हमें बस मॉडल्स में जाना है, models.py फाइल में, और यहाँ पर एक नया मॉडल क्लास बनाना है। क्विकली बनाता हूँ मैं। क्लास टीचर मैंने लिख दिया और मॉडल्स को इनहेरिट कर रहा है। नेम इसका मैंने दिया कैर फील्ड में 70 लेंथ EMP नम एम्प्लॉई के बजाय आप कुछ भी लिख सकते हैं। हालांकि टीचर भी एक एम्प्लॉई होता है तो EMP नम भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटीजर फील्ड है, इसका यूनिक हमने ट्रू दिया हुआ है, नल इसका फॉल्स रखा हुआ है। इसका भी सिटी है, देन सैलरी है, देन ज्वाइन डेट हमने डेट फील्ड लिखा हुआ है। इसे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा models.py फाइल में, यानी कि यहाँ पर सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट की जगह पर बस टीचर कर देना है। और ये स्टूडेंट एडमिन के बजाय ये हमारा हो जाएगा टीचर admin.model_admin। और यहाँ पर ID लिख लेते हैं। ID होगा नेम है, फिर imp नेम हमें देना है, नेम के बाद imp नेम। रोल की जगह पर imp नेम या imp नम है, imp नम होगा, आई बिलीव नम है। फिर सिटी है, सिटी हमारा पहले से होगा सिटी। मार्क्स की जगह पर हमें सैलरी करना है, मार्क्स की जगह पर सैलरी। और पास डेट की जगह पर हमें करना है ज्वाइन डेट हमने कर दिया। बस इसको सेव कीजिए और हमें रन करना पड़ेगा। मेक माइग्रेशन में हमें एरर आ रहा है कि टीचर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है, टीचर इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ भी, और कहीं नहीं करना, बस यहीं करना था। तो मेक माइग्रेशन, चलिए हमारा टीचर मॉडल क्रिएट हो गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। फिर हमें माइग्रेट करने की आवश्यकता है, तो ये हमने माइग्रेट कर दिया और ये हमारा फाइल बन गया। यानी कि हमारा यहाँ पर अब ये दिखने लगेगा। अगर आप देखेंगे, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, क्योंकि हमारा सर्वर रन नहीं कर रहा। सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग वापस से यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहले एक स्टूडेंट्स था, अभी हमारा टीचर से आ गया। और यहाँ पर डेटा हम लोग डालेंगे तो हमें सही कॉलम में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। हम लोग काम कर रहे हैं अब 2 टेबल में। एक टेबल का नाम है स्टूडेंट, दूसरे का नाम है टीचर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो एक्चुअल नेम होगा वह क्या होगा, मैं आपको एक बार यहाँ पर भी दिखा देता हूँ ताकि दिमाग में कन्फ्यूज़न ना रहे। तो एक टेबल हमारे पहले था जिसका नाम था school_student। अब हमारे पास एक और है school_teacher। तो ये मैं क्यों दिखाता हूँ आपको, ताकि जब आप SQL क्वेरी देखेंगे टर्मिनल में तो वहाँ पर यही नाम लिखा हुआ रहता है टेबल का, तो वह आपका कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसी वजह से। तो यूनियन का मुझे एग्जांपल दिखाना है आपको। एडमिन को क्लोज़ कर देता हूँ, मॉडल को भी क्लोज़ कर देता हूँ। सेटिंग्स में भी कुछ खास अब हमें करना नहीं है। यूनियन का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो पहला हम लोग क्वेरी सेट 1 इक्वल ले लेंगे कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, student.objects.value_list। और इसमें से क्या क्या लेना है मुझे, इसमें से मुझे लेना है ID। मैंने ID लिया और मैंने लिया नेम, 2 चीज़ मैं ले रहा हूँ। और मैं नेम वाला लूँगा ताकि हमें डेटा दिखाई दे हमारे टेम्पलेट में। तो एक मैंने ये लिया, फिर हमारा दूसरा यहाँ पर है, बट अब की बार ये टेबल स्टूडेंट नहीं बल्कि ये हमारा हो जाएगा टीचर, और ये QS2 कहलाएगा। तो देखिए हमारा जो ID और नेम है ये दोनों ही जगह पर है। यानी कि अच्छा, हमने एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया, हमने डेटा कोई भी इंसर्ट नहीं किया हुआ अपने टीचर में। तो हमें डेटा यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे आगे। तो मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ, फिर वापस से यहाँ पर आता हूँ। डेटा इंसर्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने 5 डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया है। पहला 1 सोनम मैंने लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। फिर 2 में राहुल लिखा हुआ है, 3 में उदय, फिर 4थे नंबर में रोहन और 5 नंबर में राज लिखा हुआ है। और नम में मैंने 101, 102, 103, 104, फिर बुक सिटी में लिखा हुआ है, सैलरी दिया हुआ है और जॉइन डेट दिया हुआ है। कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो नाम स्टूडेंट का है वह नाम टीचर का नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होता है। स्कूल में आपने देखा जो आपका नाम है वही आपके टीचर का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर नाम सेम है, जैसे सोनम आपको टीचर भी मिलेगी और सनम आपको स्टूडेंट भी मिलेगी। उस तरीके से राज आपको स्टूडेंट भी मिलेगा और आपको टीचर भी मिल सकता है। राहुल आपको स्टूडेंट भी मिलेगा और आपको टीचर भी मिल सकता है। तो ऐसा हो सकता है, इतना मेरा कहने का बस मतलब सा है। तो ये डेटा हमने इंसर्ट कर लिया अपना स्टूडेंट और
टीचर में। अभी हम लोग यूनियन का गेम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स से जो डेटा हमारा आएगा, जो कि हमारा आईडी और नेम है, सिर्फ ये दो कॉलम सेलेक्ट होगा और QS1 में आएगा। टीचर से हमारा आईडी और नेम सेलेक्ट होगा और ये हमारा QS2 में आएगा। अब इन दोनों क्वेरी सेट्स में हम लोग यूनियन करेंगे। यूनियन क्या करेगा, इन दोनों क्वेरी सेट्स में जो भी डेटा है उसको कंबाइन करेगा, बट डुप्लीकेट को हटाते हुए। तो मैंने इसको किया स्टूडेंट डेटा इक्वल QS2, यानी कि क्वेरी सेट 2 यूनियन, और यहाँ पर लिखना होता है आपको क्वेरी सेट 1, और यहाँ पर हम लोग बस इतना ही लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो मैंने इसको सेव किया। देखिए क्वेरी सेट 2 में यूनियन कर रहे हैं हम लोग क्वेरी सेट 1, तो मैंने इसको सेव किया। ये छोटी सी प्रॉब्लम है हमारी, यहाँ पर वैल्यूज़ लिखना है, वैल्यूज़ अंडरस्कोर लिस्ट, वैल्यू लिस्ट नहीं। साथ में हमने टीचर को ऊपर में यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है, तो ये भी हमारा एक मिस्टेक है। तो हमने दोनों ही काम कर लिया, टीचर को हमने इंपोर्ट कर लिया, साथ में वैल्यूज़ लिस्ट था, वैल्यूज़ लिस्ट हमने लिख दिया। बाकी सब कुछ सेम है। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप डेटा देखिएगा, ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अब नहीं है, ये स्टूडेंट और टीचर दोनों का इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ मैंने इसको बस ऐसे ही लिख दिया हुआ है, उसमें आपको कोई मतलब उसको भूल जाइए कि क्या इन्फॉर्मेशन है। ये स्टूडेंट टीचर दोनों का इन्फॉर्मेशन है, प्लस यहाँ पर मैंने सिर्फ स्टूडेंट डेटा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये स्टूडेंट का डेटा, ये स्टूडेंट और टीचर दोनों का डेटा को यूनियन करके जो डेटा आया है वह डेटा यहाँ पर है। मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऐसा मैंने इसे लिखा हुआ है बिकॉज ताकि मुझे यहाँ पर ये चेंज ना करना पड़े। तो ये बस नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमने इसी वजह से नाम वगैरह जो है आइडेंटिकल रखा हुआ है। अभी हमारा जो डेटा है उसको एनालिसिस करते हैं। एक नंबर में सोनम है, दूसरे नंबर में राहुल, तीसरे नंबर में राज है, फिर तीसरे नंबर में हमारा उदय है। उदय हमारा कौन है, टीचर है। ये तीन हमारे जो हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं। देन ये हमारा टीचर है, फिर ये हमारा कुछ होगा, मुझे याद नहीं कि कौन टीचर है कौन स्टूडेंट है, आप देख लीजिएगा। फिर राज, फिर सोनल, फिर कबीर, फिर अली, देखिए यहाँ अली एक और अली है, फिर सोनल है, फिर आफरीन है, फिर अंकुर है। अभी यूनियन क्या करता है, यूनियन कंबाइन करता है। क्वेरी सेट 1 का जो डेटा होगा और क्वेरी सेट 2 का जो डेटा होगा दोनों को कंबाइन किया, और दोनों में जो डुप्लीकेट है, यानी कि सोनम है टीचर में भी और सोनम है स्टूडेंट में भी, तो उसको डुप्लीकेट दोनों को इस डेटा में डालने के बजाय सिर्फ एक को डाला गया है यहाँ पर, सोनम। उस तरीके से राहुल टीचर भी है और स्टूडेंट भी, तो दोनों राहुल को दिखाने के वजह सिर्फ एक राहुल को यहाँ पर दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमने आईडी और नेम कॉलम के लिए ही इसको यूनियन परफॉर्म करवाया है। तो ये इन्हीं दोनों डेटा का यूनियन कर रहा है, पूरे रॉ का यानी कि रोल नंबर का, सिटी का, मार्क्स का वैसे करके ये नहीं कर रहा, सिर्फ 2 का ये कर रहा है। इसका क्वेरी सेट, इसका आप एसक्यूएल क्वेरी देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि एक्चुअली में पूरा क्वेरी है क्या। देखिए सेलेक्ट, ये टीचर का आईडी सेलेक्ट किया, टीचर का नेम सेलेक्ट किया, फ्रॉम इस टेबल से यूनियन किया, यूनियन सेलेक्ट कर रहा है स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम फ्रॉम इस टेबल से। तो इस टेबल से यूनियन किया आईडी को और नेम को, फिर इस टेबल से निकाला। देखिए पूरा समझिए, इस क्वेरी को पूरा अच्छे तरीके से समझिए। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि इस टेबल से, यानी कि कौन सी टेबल से, टीचर वाले टेबल से डेटा निकाला आईडी और कॉलम, आईडी कॉलम का और नेम कॉलम का, फिर स्टूडेंट वाले का निकाला आईडी कॉलम का और नेम कॉलम का, और दोनों का यूनियन कर दिया। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में दोनों का जो डेटा है उसको कंबाइन करता है और डुप्लीकेट को एलिमिनेट करके आपको यहाँ पर दिखाता है। फिर आप कहेंगे कि फिर अली क्यों दिखाई दे रहा है, अली दोनों ही स्टूडेंट है, सेम टेबल का है, इसी वजह से अली आपको दोबारा दिखाई दे रहा है। ये अली अगर एक अली अगर स्टूडेंट में होता और एक अली अगर टीचर में होता तो दोनों को कंबाइन करके फिर वो डुप्लीकेट को हटाकर एक अली आपको दिखाता। एक नज़र यहाँ डाल लीजिए अगर आप देखना चाहें तो। आईडी इक्वल 1 है, नेम जिसका सोनम है, आईडी इक्वल 2 जिसका नेम राहुल, फिर आईडी 3, फिर आईडी 3 ये वाला, फिर इधर से ये सारा। अगर आप एग्जामिन एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 2 टेबल का अगर डेटा एक साथ आपको डिस्प्ले करवाना हो तो किस तरीके से आप करेंगे उसका आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा एक और बात का कि जब यूनियन परफॉर्म कर दें तो जितना कॉलम आपने चूज़ किया है फर्स्ट वाले के लिए उतना ही आपको कॉलम यहाँ पर भी चूज़ करना है। मतलब अगर मैं यहाँ पर सिटी लिख देता हूँ इस तरीके से और मैंने नीचे वाले में सिटी नहीं लिखा, तो इस केस में अगर मैं इसको सेव करूँ
और रिफ्रेश करूं तो ये कहेगा कि सेलेक्ट टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ यूनियन डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ रिजल्ट कॉलम्स। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए तभी आपका यूनियन परफॉर्म होगा, इंटरसेक्शन परफॉर्म होगा और डिफरेंस परफॉर्म होगा। तो ये था यूनियन। अब इसी के सिमिलर हमारा है, मतलब सिमिलर नहीं बट इसी तरीके से मिलता जुलता हमारा है इंटरसेक्शन। बट इंटरसेक्शन देखने से पहले एक और चीज़, मैं इसको एक और बनाता हूँ इसका, इसी यूनियन का, क्योंकि मैंने आपको ये दिखाया नहीं कि हाँ अगर ट्रू करने से क्या होता है। देखिए अगर आप डुप्लीकेट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट जो हमारा एलिमिनेट हो रहा है वह ना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ ऑल इक्वल ट्रू लिखना पड़ता है। अब इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अभी अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो जितने भी डुप्लीकेट होंगे सारे आपको मिल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, फिर ये हमारा हो गया पूरा टीचर का डेटा, फिर यहाँ से सोनम का डेटा, यहाँ था अंकुर तक स्टूडेंट का डेटा। तो पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पर 1 सोनम स्टूडेंट का और 1 सोनम टीचर का, दोनों का कंबाइन कर दे रहा था, और फिर चूंकि ये डुप्लीकेट हो जा रहा था तो एक को हटाकर सिर्फ एक को रखा जा रहा था। 1 सोनम सिर्फ आपको देखने को मिलता। उस तरीके से टीचर में भी 2 राहुल था और स्टूडेंट में भी 2 राहुल था, मतलब 2 आईडी नंबर 2 राहुल नेम। तो दोनों मिल जा रहा था, दोनों को कंबाइन करके एक को एलिमिनेट करके सिर्फ एक दिखा रहा था। ओके जी, तो ये गेम हो रहा था। बट अब आपने ऑल इक्वल ट्रू कर दिया तो ये सिर्फ दोनों को कंबाइन करेगा, ये नहीं देखेगा कि हमारा डुप्लीकेट हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे इसको मतलब नहीं। ये दोनों को कंबाइन करके जितना भी डेटा बनेगा वो सारा डेटा आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब बात करेंगे हम लोग इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में भी आप उसी तरीके से यूज़ करते हैं जिस तरीके से आप यूनियन लिख रहे थे, मतलब सिंटेक्स लगभग उस तरीके का सेम है। इसमें क्या होता है, यूजेज एसक्यूएल इंटरसेक्ट ऑपरेटर टू रिटर्न दिस शेयर्ड एलिमेंट्स ऑफ 2 और मोर क्वेरी सेट। तो ये 2 या 2 से अधिक में भी यूज़ किया जा सकता है और ये यूनियन के साथ भी लागू होता है। तो आप QS1 कॉमा देकर QS2 ब्रैकेट के अंदर QS3 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक QS1 डॉट यूनियन और बिटवीन पैरेंथेसिस QS2 यूनियन वाले मैं बता रहा हूँ। तो वैसा ही आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, क्योंकि सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, उतना ध्यान में भी मेरे नहीं आता है क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन होता नहीं है यहाँ पर, इसीलिए। तो इंटरसेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, तो 2 या 2 से अधिक में भी इंटरसेक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा जो दोनों शेयर्ड होता है। लिखा हुआ है कि ऑपरेटर टू रिटर्न द शेयर्ड एलिमेंट ऑफ 2 और मोर क्वेरी सेट। आप इसके लिए इस तरीके से लिखते हैं QS1 इंटरसेक्शन QS2। अभी मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाता हूँ, मतलब एक चीज़ बताता हूँ। देखिए आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा है 11th 12th 10th, ये भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी होता है सेट थ्योरी, मुझे याद है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आई थिंक है सेट थ्योरी, बहुत समय हो गया पढ़े हुए। तो सेट थ्योरी है मेरे ख्याल से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जहाँ तक मुझे याद है। तो सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो आपको वहाँ पर पढ़ने को मिला होगा यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारी चीज़ें। तो जो कॉन्सेप्ट ने वहाँ पर पढ़ा है लगभग वही सेम है यहाँ पर। तो जिन्होंने वहाँ पर ठीक से पढ़ा है उनको यहाँ पर ये क्लियरली समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हो गया था जी हमारा यूनियन। जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पर 2 या 2 से अधिक कर सकते हैं, इस तरीके से QS2 हमने लिखा QS3, इस तरीके से कॉमा देकर आप एक से अधिक के साथ यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं। बट वो हमारा कंसर्न नहीं है, वरना हमें और टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 टेबल हो 4 टेबल हो, सबको कंबाइन करना हो तो आप इस तरीके से यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं कॉमा देकर। मैंने इसको कॉपी कर लिया हुआ है बिकॉज इसी समय हमारा इंटरसेक्शन भी हमें मिल जाएगा। मैंने इसको सेव किया, हमारा पहला क्वेरी सेट आएगा, दूसरा क्वेरी सेट आएगा, और अब सिंपली हमें यहाँ पर यूनियन की जगह पर लिख देना है इंटरसेक्शन, और यहाँ पर इसको हटाकर बस कर दीजिए ये। अब जो दोनों में शेयर हो रहा है सिर्फ वो हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको QS2 से इंटरसेक्शन किया है QS1 में, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसका मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। देखिए सिर्फ सोनम और राहुल ये 2 चीज़ें शेयर हो रही हैं, तो ये 2 चीज़ें आपको मिल रहा है। अभी हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज सेम है। तो सोनम और राहुल ही हमें देखने को मिल रहा है। तो जो शेयर हो रहा था वह हमें मिल रहा है। शेयर्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप देखिए
1 सोनम है, 2 राहुल है। ये जो हमारा डेटा है जिसकी आईडी 1 है, साथ में नेम भी सोनम है, जिसकी आईडी 2 है, साथ में नेम भी राहुल है, ये सेम डेटा हमारा स्टूडेंट के पास भी है। 1 में सोनम, 2 में राहुल, तो दोनों शेयर कर रहा है, इसी वजह से वो डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिला। बाकी कोई भी ऐसा डेटा नहीं होगा जो कि आपको स्टूडेंट का डेटा जो कि आपको टीचर में देखने को मिलेगा, इसी वजह से वह शेयर्ड नहीं माना जाएगा और आपका यहाँ पर वो रिटर्न होकर नहीं मिलेगा। एक राज है, यहाँ पर देखिए 5 आईडी के साथ राज है टीचर, और स्टूडेंट में भी राज है, बट उसका आईडी 5 नहीं है। राज का आईडी कितना है? 3 है, इस वजह से ये शेयर्ड नहीं माना जाएगा, दोनों ही सेम सेम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन का कमाल। इसको कर देता हूँ कमेंट, और आगे देखिए ये हमारा डिफरेंस है। इसमें भी हम लोग अदर क्वेरी सेट लिखते हैं। यूज एसक्यूएल एक्सेप्ट कोऑपरेटर टू कीप ओनली एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द क्वेरी सेट बट नॉट इन सम अदर क्वेरी सेट। इसका भी हम लोग इस तरीके से डिफरेंस लिख कर सिंपल से यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसको भी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। तो ये इंटरसेक्शन वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और हमने इसको कमेंट से हटाना। कमेंट से हटाया, हमें बस यहाँ पर डिफरेंस लिख देना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ टर्मिनल में दिखाता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी देखना नहीं है। मैंने सारा तरीका बताया एग्जामिन करने का, और आपको उन सभी तरीक़ों को फॉलो करते हुए अपना काम करना। देखिए इंटरसेक्शन में जब किया था तो हमें यहाँ इंटरसेक्ट लिखा हुआ दिख रहा था दोनों टेबल के बीच में। तो हमने अभी डिफरेंस लगाया हुआ है। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो इसमें हमें मिलेगा क्या? इसमें हमें वह डेटा मिलेगा जो कि दोनों में मैच नहीं करता हो। यानी कि जैसे सोनम इसमें भी था, सोनम उसमें भी था, तो सोनम को बाहर कर दिया गया। राहुल इसमें भी था, राहुल उसमें भी था, तो राहुल को बाहर कर दिया गया। बाकी जो डेटा बचा 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वह डेटा हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप एक चीज़ ध्यान में यहाँ पर रखेंगे कि हमारा कोई भी डेटा टीचर से नहीं आया है। सिर्फ ये जो डेटा हमारा है, ये सारा डेटा हमारा स्टूडेंट का डेटा है। यहाँ पर देखिए टीचर, हमारे पास टीचर का जो हमारा डेटा है वह है राज, और सोनम तो बाहर निकल जाएगा, ये तो ठीक है। उदय, राहुल और राज। राज विथ आईडी 5, राज विथ आईडी 3 ये स्टूडेंट का डेटा है। उदय कहीं भी नहीं है और रोहन कहीं भी नहीं, तो टीचर का हमारा कोई भी डेटा नहीं आया है। तो इसमें हुआ क्या? इसमें ये हुआ कि स्टूडेंट के डेटा में से टीचर का डेटा माइनस कर दिया गया, और बाकी जो स्टूडेंट का डेटा बचा वह डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज स्टूडेंट का डेटा आपने यहाँ पर लिखा होता है। QS में क्या है? स्टूडेंट का डेटा, तो इसमें से डिफरेंस किया गया QS2 को। तो QS2 में जो भी था उसमें से ये माइनस कर दिया गया, और बाकी जो QS1 में बचा वह डेटा हमें देखने को मिलेगा। इसको हम लोग फ्लिप कर दें, QS2 हमने यहाँ कर दिया, QS1 हमने यहाँ कर दिया। यानी कि अब हम लोग टीचर के डेटा में से डिफरेंस कर रहे हैं QS1 को। तो अभी क्या होगा? QS2 में से QS1 को माइनस किया जाएगा, यानी कि QS2 में हमारा सोनम है, उन दोनों को हटा दिया जाएगा। बाकी जो बचेगा वह डेटा हमें फैच होकर हमारे डेटाबेस में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट का कोई भी डेटा हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके जी, तो ये है समझने का अपना अपना तरीका। आप ढूंढ लीजिए कि आप कैसे इसको समझ के पकड़ के रख सकते हैं। मैंने जो बोला वो यूनिवर्सल नहीं है कि माइनस कर दिया, ये कर दिया, बस मुझे याद रहता है इसलिए मैंने अपने लिए ये कहानी बना लिया हुआ है। आप कैसे याद रख सकते हैं? कहानी बनाकर आप बना लीजिए। तो ये था डिफरेंस का काम। कुछ और मेथड्स हैं, जैसे हमारा सेलेक्ट रिलेटिव मेथड है, एक डिफर मेथड है, ओनली मेथड है, प्रीफेच रिलेटिव मेथड है, एक एक्स्ट्रा मेथड है, एक सेलेक्ट फॉर अपडेट मेथड है, एक रॉ मेथड है, एक एनोटेट मेथड है। तो ये जो मेथड्स हैं ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। इनमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही यूज़ होते हैं। रॉ मेथड जो आप देख रहे हैं, इसमें आप एसक्यूएल का रॉ क्वेरी लिख सकते हैं, जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस। उस तरीके का जो क्वेरी आप एसक्यूएल में लिखते हैं, उस तरीके का क्वेरी आप रॉ मेथड का यूज़ करके यहाँ पर लिख सकते हैं। कभी ना कभी हम लोग इसको भी ज़रूर देखेंगे, बट फिलहाल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वह सारा मैंने आपको दिखा दिया है जो ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी इसमें से कुछ ऑप्टिमाइजेशन के हैं, तो आपको पहले एनालाइज करना पड़ता है कि जो आपका क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है उसका वो कितना एक्सपेंसिव है, क्या उस चीज़ को आप कम कर सकते हैं किसी ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करके या नहीं। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको कहूँ कि सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटिव ये एक ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता हुआ मेथड है हमारा, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी वहाँ इसको लगा दिया।
कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा कि जो नॉर्मली आप क्वेरी लिखते हैं वह ज़्यादा बेटर होता है बजाय इस तरीके के एडवांस मेथड्स को यूज़ करने के। वो आपको एनालाइज करना पड़ता है क्वेरी के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। वो आपको कभी और मैं आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। बट आपको जितना मैंने बताया है मेथड्स दैट रिटर्न्स न्यू क्वेरी सेट, उतना ध्यान में रखिएगा। आप लगभग आधा काम कंप्लीट कर पाएंगे। जो आप डेटाबेस में करते थे वो सारा का सारा पाइथन से कर पाएंगे। बाकी आधा काम हमें और अभी सीखना है, जिसके लिए हमें और मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। बट ये सारे मेथड्स थे जो कि क्वेरी सेट रिटर्न करते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेरी सेट रिटर्न नहीं करेंगे बल्कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। लेकिन कुछ ऑपरेटर हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ऑपरेटर्स दैट रिटर्न्स न्यू क्वेरी सेट। जैसे कि एक एंड ऑपरेटर है, ये कंबाइन करता है टू क्वेरी सेट को एसक्यूएल एंड ऑपरेटर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एसक्यूएल ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर ID इक्वल 6 एंड स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर रोल इक्वल 106। देन सेम चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और सेम चीज़ को आप क्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ करके भी कर सकते हैं। क्यू ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इसका सेपरेट वीडियो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल बस इसे देख लीजिए। इस तरीके से और ऑपरेटर है हमारे पास, ये और ऑपरेटर के साथ कंबाइन करता है दो क्वेरी सेट को। और इसमें भी हमारे पास ये एक तरीका है और एक ये तरीका है। इसमें बिटवीन पैरेंथेसिस कॉमा वाला तरीका हमारे पास नहीं है। तो ये दो एग्जांपल मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। देन हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है ऑपरेटर। तो मैं ये भी आपको कमेंट करके दिखा देता हूँ, एंड और ऑपरेटर। ओके, आपको ध्यान में रखिएगा कि हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं। ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये कोड आपको सारा मिल जाएगा हमारी वेबसाइट geekysource.com से। अगर डाउनलोड करना चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा सब। तो पहले एंड ऑपरेटर में दिखाता हूँ कि देखिए उससे होता क्या है। डेटा इसमें जो रिटर्न होगा क्वेरी सेट वो हम लोग देखेंगे। देन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, जिसकी ID, जैसे ID हम लोग दे देते हैं तो हमारा यूनिक हो जाता है। मान लीजिए ID जिसकी 6 है, एंड हमने दो कंडीशन यहाँ पर लगाया हुआ है। स्टूडेंट, ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, और जिसका रोल 106 सेव किया। उसके बाद इसमें जो भी डेटा आएगा वह चलाएगा, फिर हमें स्टूडेंट डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। टर्मिनल में देखेंगे इसको, ज़्यादा हमें बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने इसको एंड ऑपरेटर लगा दिया हुआ है, यहाँ पर अपना ये काम चालू है। अभी इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया तो देखिए जिसका भी ID 6 और रोल नंबर 106 होगा वह डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में इसका एसक्यूएल क्वेरी देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें लिखा हुआ है कि सेलेक्ट ID नेम, और ये सारे कॉलम सेलेक्ट करो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्कूल स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल ID इक्वल 6 होना चाहिए, और एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, और हमने रोल इक्वल 106 लिखा। यानी कि दोनों ही ट्रू होगा तभी ये हमें रिटर्न होकर मिलेगा। यानी कि ऐसा फील्ड होना चाहिए जिसमें ID इक्वल 6 और रोल इक्वल 106 होना चाहिए। दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ID इक्वल 6 तो मिल रहा है बट उसी सेम फील्ड में सेम रॉ में हमें रोल 106 नहीं मिल रहा। उस केस में ये हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक्चुअल डेटा दिखाऊं यहाँ पर स्टूडेंट का, तो देखिए 6 नंबर में हमारा रोल है 106, तो हमें सही डेटा मिल रहा है कबीर का। ये अगर मैं 6 ID में अगर 107 का देखूं तो ये सही नहीं होगा। यानी कि एक तो सही होगा कि ID इक्वल 6 मिल रहा है बट रोल हमारा 106 नहीं मिल रहा है। यानी कि इस सेम फील्ड में सेम रॉ में हमारा ये नहीं मिला, यानी कि दोनों हमारा मैच नहीं करेगा, दोनों हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो हमें रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। मैंने इसको कर दिया 7। इसको क्या सेव करने के बाद जब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और इसको अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वैसा डेटा, देखिए सेलेक्ट करो ये सारे कॉलम फ्रॉम दिस टेबल जहाँ पर ID होना चाहिए 6 और रोल होना चाहिए 107, जबकि ऐसा कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है जिसकी ID 6 हो और उसी का रोल 106 है बट 107 नहीं है।
तो दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तभी आपका कॉलम पूरा सेलेक्ट होगा और आपका डेटा आपको यहाँ पर रिट्रीव होकर दिखाई देगा। एंड ऑपरेटर सभी को पता है मेरे ख्याल से। ये हो गया गेम। अभी इसी चीज़ को आप कई और तरीक़ों से लिख सकते हैं। जैसे एक और तरीका, इसको मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। एक और तरीका, इस तरीके से लिखने के बजाय आप सिंपली कॉमा लिखिए, रोल इक्वल 106 कर देता हूँ ताकि हमें डेटा दिखाई दे, और इसको भी मैं 6 कर देता हूँ ताकि हमें वहाँ पर डेटा दिखाई दे। तो बस समझाने के लिए था। तो एंड आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको कॉमा देना होता है। तो इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली इतना लिखिए और रिफ्रेश कीजिए, डेटा आपको मिल जाएगा। अगर आप क्वेरी देखेंगे इसका तो सेम वही क्वेरी आपका जनरेट होगा, एंड वाला। ओके जी, दोनों सेम है। इसके अलावा हमारे पास एक क्यू ऑब्जेक्ट है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने का तरीका है कुछ इस तरीके से। फिल्टर के अंदर में मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आपको क्यू लिखना है कैपिटल में, इन बिटवीन पैरेंथेसिस आपको पहला कंडीशन जो भी आपका होगा आईडी इक्वल 6 होना चाहिए। कीजिएगा आईडी इक्वल 6 होना चाहिए, एंड फिर क्यू लिखना है और रोल इक्वल 106 होना चाहिए। इस तरीके से भी आप एंड का यूज़ कर सकते हैं क्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये ध्यान में रखना है। बाकी इसका एक सेपरेट वीडियो हमारे पास अवेलेबल होगा बेहद ही जल्द। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। डेटा हमें हमने क्यू ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट नहीं किया है, तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज़ करने से पहले इंपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। और ये आपको मिलेगा कहाँ पर? ये आपको मिलेगा फ्रॉम django.db.models में। यहाँ पर है हमारा क्यू ऑब्जेक्ट, इंपोर्ट क्यू। तो हमने क्यू को इंपोर्ट कर लिया। अब ये हमारा सही तरीके से काम करेगा। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, देखिए हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। और हमारा जो एसक्यूएल क्वेरी है अभी भी बिल्कुल इक्विवेलेंट रहेगा। जो ऊपर के हमने दो देखे, ये वाला और ये वाला, सेम उसी तरीके से। देखिए एंड लगा हुआ। ओके, तो एसक्यूएल कोर बिहाइंड द सीन काम ये तीनों सेम तरीके से करते हैं। आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा करना है, कौन सा यूज़ करना है। ज़्यादातर मॉडर्न कोड आपको ये वाला देखने को मिलेगा बजाय ये दोनों के। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर। अब इसी तरीके से हमें देखना है और ऑपरेटर। तो ये वाला मैं कॉपी करूँगा, ये हमारा कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देना। और का आपको सभी को पता होगा कि और मतलब क्या होता है। दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो हमारा ट्रू होगा, यानी कि 6 यहाँ दिया, 106 यहाँ। अभी दोनों हमारा ट्रू है, यहाँ पर और लगा देना है। और के लिए आपको पाइप सिंबल देना है। शिफ्ट के साथ प्रेस करना था बटन। कौन सा बटन? बैक स्पेस के नीचे और इंटर के ऊपर जो बटन रहता है, मैं कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, वहाँ जो बटन रहता है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से पाइप सिंबल मिलेगा। ये हमारा और का काम करेगा। तो और में क्या होता है, या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो। दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ये हमारा पूरा ट्रू होना चाहिए। अभी हमारे केस में दोनों ही ट्रू है, यानी कि आईडी 6 है और सेम जगह पर हमारा रोल नंबर भी 106 है। तो अभी हमारा डेटा हमें डेफिनेटली मिलने वाला है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, हमारा डेटा मिलेगा। और हमें यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी भी नज़र डालना है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि और ऑपरेटर यूज़ किया गया है। अब दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो चलेगा, यानी कि अगर हम लोग 107 भी यहाँ पर कर देते हैं और इसको सेव करें और इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमें हमारा डेटा मिल जाता है। 6 वाला भी मिल जाता है और 7 वाला भी डेटा मिल जाता है। तो दोनों हमारे क्वेरी सेट ये रिटर्न करता है। ज़ाहिर सी बात है, दो डेटा हमारे इसमें रह सकता है। तो एक ये तरीका इसको लिखने का हो गया। एक और तरीका है क्यू वाला, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये इसको मैंने कॉपी मारा। कॉपी मारने के बाद सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं, कमेंट से हटाते हैं, ऊपर वाले को कमेंट मारते हैं। और काम करने का तरीका भी बिल्कुल दोनों का सेम है। यहाँ पर मैं इसको भी कर देता हूँ 7, या फिर कर देते हैं इस बार 8। हमने एंड हटाया नहीं है, एंड से यहाँ पर हटाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। फिर अभी हम लोग कर देंगे इसको रिफ्रेश, तो 6 और 8 दोनों हमें मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा देखिए और ऑपरेटर लगा हुआ है। तो गाइज ये है हमारा टोटल ऐसे ऑपरेटर और ऐसे मेथड्स जो कि एक न्यू क्वेरी सेट हमें रिटर्न करके देते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मेथड्स देखेंगे जो कि एक न्यू क्वेरी सेट हमें रिटर्न करके नहीं देंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हमें देखना पड़ेगा। तो
अभी भी हमारा चल रहा है क्या, क्वेरी सेट एपीआई। ये पहला पार्ट आप समझ लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अभी ये कोड आप लोगों को ध्यान से रखना है, तो ध्यान से इसका यूज़ करना है, ठीक है। ध्यान से यूज़ करना है मतलब यहाँ पर आपको डेटाबेस में अगर आप सेव सब कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको सब कुछ डेटा मिल जाएगा, यानी कि आपका ये डेटा भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कोड कर रहे हैं और आप सिर्फ अगर व्यू को कॉपी पेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि पहले आप जाकर यहाँ डेटा इंसर्ट कर लीजिए, अपनी मर्जी का जो भी डेटा आपको चाहिए, उसके बाद आप काम कीजिएगा, ओके। तो जो डेटाबेस वाला जो काम होता है उसमें आपको ये वाला ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे कोई भी फाइल हो, कोई भी प्रोजेक्ट मैंने अभी बताया या फिर अभी से पहले बताया हूँ। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग इसी प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे, बस व्यू को खाली कर देंगे, ओके। ये पूरा व्यू हम लोग खाली कर देंगे, इसमें पूरा भर गया इसीलिए मुझे नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ रहा है एक्चुअली में। तो वो अलग थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट भी है, इसमें हमें ये नहीं मिलेगा क्वेरी सेट देखने को, बहुत सारी चीज़ें, ओके जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।